चलिए तो देख लेते हैं। आपका एक चैप्टर रह गया था बच्चों, चैप्टर रह गया था आपका कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, है ना। तो ये चैप्टर आज हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें पहले कर लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। देखो, ये बीसीके के जो 6 चैप्टर हैं, तो ये भी चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों को लगता है सर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन जो है ले दे के आ ही जाते हैं, तो ये भी इक्वल वेटेज रखता है दूसरे चैप्टर्स की तरह। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा देखिए, अब बच्चों को ये क्यों लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको ये लगता है कि इतने सारे टर्म्स कौन याद करे, है ना। तो देखिए, ये एक्चुअली में दूसरे चैप्टर से इजी है। उसका रीजन ये है कि आपको समझ में नहीं आए, ये टर्म्स जो हैं ये डायरेक्टली इसमें दे दिए हैं। तो कुछ टर्म्स से आप फैमिलियर हैं, आपने पहले पढ़ा है, और कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है और वो इसमें दिखाई देते हैं और थोड़ा सा प्लेन लैंग्वेज में डेफिनेशंस लिखी हुई है तो समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो टर्म्स है वो अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका क्या मतलब है। और वैसे भी आपने एमसीक्यू करना है, तो रट के तो जाना नहीं है, वो तो आप एमसीक्यू देखोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट की ये बात कर रहा है, बस टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जैसे हम कोशिश करते हैं आज जितना हो सके आज के वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में मेन जो है वो सबसे पहला वाला जो सेगमेंट है ना आपका, फाइनेंस, स्टॉक, कमोडिटी, मार्केट टर्मिनोलॉजी, वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखो वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, वर्ड यूज कर रहा है कि भाई कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं। फिनांस, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा है फिनांस या फाइनेंस, स्टॉक, उसके बाद यूज कर रहा है कमोडिटी, ठीक है। तो यानी 3 चीजों से, अच्छा यहां कमोडिटी का मतलब है कमोडिटी मार्केट। तो जैसे शेयर मार्केट होता है शेयर के लिए, उसी टाइप का एक और मार्केट होता है, वो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप आईपीसीसी फाइनल में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो कमोडिटी मार्केट भी एक शेयर मार्केट की तरह ही होता है, तो शेयर की ट्रेडिंग ना होकर के कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है वहां पे। उसके बाद जो फाइनेंस है और स्टॉक है, तो स्टॉक का मतलब ये बात कर रहा है स्टॉक मार्केट से। तो अब यहां पर जितने भी इसमें टर्म्स दिए हैं, जैसे कि मैं चेक कर लूं अगर एक बार, तो यहां पर 88 टर्म्स नजर आ रहे हैं। अब इस 88 टर्म्स में मेरे ख्याल से जहां तक मैंने देखा, अराउंड 60 to 65 टर्म्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत फाइनेंस से रिलेटेड हैं और जो बचे हुए हैं वो कमोडिटी से रिलेटेड हैं। लेकिन देखो दिक्कत क्या है कि आप अगर डायरेक्टली टर्म्स को समझने जाएंगे, मतलब सीधे टर्मिनोलॉजीज आपने लिया और आप उसको समझने लग गए, तो वहां आपको ये मुश्किल लग सकता है काम, वहां आपके लिए दिक्कत ला सकता है। तो क्या तरीका है दिक्कत को खत्म करने का? तो दिक्कत को खत्म करने का बड़ा आसान तरीका है कि थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके बाद थोड़ा शेयर वेयर कैसे है, कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, इतनी छोटी मोटी बातें समझ जाओ, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसा बचेगा नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में शेयर मार्केट के अंदर आपको नहीं ले जाऊंगा, वो तो ऑब्वियसली आप आगे की क्लासेस में सिक्योरिटी लॉज आप पढ़ेंगे, पूरे सेबी रेगुलेशंस आप पढ़ेंगे, तो आप तो खुद ही महान खिलाड़ी बन जाएंगे आने वाले टाइम में। सीए लोग तो वैसे भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, आप खुद ही दूसरों को सलाह देंगे। लेकिन यहां पर मैं छोटा मोटा थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, कि आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए। वैसे भी देखिए आपका पेपर नजदीक आ गया है, तो पेपर नजदीक आ गया है तो मैं कोशिश करूंगा लेक्चर को बिल्कुल सिंपल, प्रिसाइज, टू दी पॉइंट रखने का। ज्यादा लेक्चर को मैं एडवांस करने की कोशिश नहीं करूंगा, टू दी पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा, उतना ही बताऊंगा जितने से आपको बात जो है तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले तो अब जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, अब पहले तो ये समझ लो कि इस कंपनी का पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो फ्रीली मार्केट में तो शेयर इशू कर ही नहीं सकती है, ठीक है।
क्योंकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी वो तो कितना, जो उसके जो प्राइवेट 200 मेंबर होंगे उन्हीं में ये लोग शेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना प्राइवेटली मैनेज करेंगे। फ्री मार्केट में तो ये लोग शेयर इशू करते नहीं है। तो पहली बात, स्टॉक मार्केट की जब भी बात हो तो कंपनी क्या होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड। ये बेसिक बात है, आपको मालूम होगी। अब पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क है, ये आपने पढ़ा ही होगा कंपनी लॉ के अंदर, जो थोड़ा सा आपका सिलेबस है। तो अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये इशू करना चाहती है शेयर, ठीक है। अब ये शेयर इशू करना चाहती है तो ये ऐसे ही तो शेयर इशू कर नहीं देगी। अब शेयर इशू करने के लिए इसको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर सेबी जब अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो बोलेगा कि ठीक है, तुमने सभी नियम कानून का पालन कर दिया है, तो तुम शेयर जो है मार्केट के अंदर इशू कर सकते हो, ठीक। अब जो भी कंपनी है, अब इंडिया के अंदर देखो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एक अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो प्रिसाइज रख रहा हूं, अगर कोई बात आपको ना समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, पर वैसे आपको समझ में आ ही जाएगा। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था। तो इस कंपनी को जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मान लो कि कंपनी का कोई नाम लिख लेते हैं एबीसी लिमिटेड। अब ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है इसको पहले सेबी के रेगुलेशन में तो ये आ गया, सेबी ने कहा ठीक है तुम जाओ शेयर इशू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ सेबी के कह देने से नहीं होगा, सेबी के कहने के बाद भी अब ये जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है इनमें से एक स्टॉक एक्सचेंज पर इन्हें अपने शेयर कराने पड़ेंगे लिस्ट। अब लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो लिस्ट का मतलब कि एबीसी लिमिटेड के शेयर अगर वो बीएसई में लिस्ट कराते हैं तो बीएसई से आप इस कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे, अगर वो एनएसई में लिस्ट कराते हैं तो आप एनएसई से शेयर खरीद पाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो दोनों पे रजिस्टर कराती हैं, बीएसई पे भी कराती हैं, एनएसई पे भी कराती हैं, लेकिन किसी एक पर तो आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, मतलब कि इसी को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं लिस्ट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है हर वो कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है वो शेयर इशू कर सकती है। तो अब सवाल उठता है कि सर लिस्टेड कंपनी बोलने की क्या जरूरत है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर तो इशू कर ही सकती है ना। तो केवल पब्लिक लिमिटेड हो जाने से थोड़ी ना होगा, पब्लिक लिमिटेड आप हैं लेकिन सेबी ने आपको अलाउ ही नहीं किया है शेयर इशू करने के लिए, आप डिफॉल्टर है, आपने कोई फ्रॉड किया है, आपने कोई प्रॉब्लम की है। तो इसीलिए बोला था कि कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी है, केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाने से नहीं हो जाएगा। तो ये जैसे ही लिस्ट करा लेगी बीएसई पे या एनएसई पे तो उसके बाद कर सकते हैं शेयर इशू, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपनी की साइड से। अब देखो पहले क्या होता था, जब कंपनी शेयर देती थी लोगों को, पुराने जमाने में जब उतना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस समय जो कंपनीज थी ना वो शेयर सर्टिफिकेट दिया करती थी, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता था मटेरियल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में, ठीक है। आपके हाथ में एक शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता था, उसमें लिखा जाता था कि कितने प्राइस में आपने कितना शेयर जो है खरीदा है, कब खरीदा है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती थी। लेकिन अब आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अब जैसे रिलायंस 40-50 लाख शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अब 40-50 लाख शेयर होल्डर हैं तो अब 40-50 लाख शेयर होल्डर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, इतना सारा पेपर वर्क, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने वाली बात। तो आज के समय में मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी ना, मुझे नहीं लगता कोई कंपनी है ऐसी, कोई भी कंपनी जो है वो अब मटेरियल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट नहीं देती है। वो जब अपना शेयर इशू करते हैं ना, जब उनका ऐड आता है, चलो ये भी बता देता हूं, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जब सबसे फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, ठीक है, किसी चीज को कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है और उसके लिए वो शेयर इशू कर रही है, तो अगर वो सबसे फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल, मैं लिख देता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स,
ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं कि आईपीओ जब आता है तो ये प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट में क्यों? क्योंकि अभी इसको एक इंसान दूसरे इंसान को बेचेगा तब तो जब उसको शेयर पहले मिल जाएगा। तो यहां बंदे को शेयर मिला जिसने भी शेयर खरीदा, ठीक है। अब वो जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में, जैसे कि ऐसे समझ लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने आईपीओ से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू शेयर खरीद लिया एबीसी लिमिटेड का। तो ये सबसे पहली बार शेयर इशू हुआ था और इसने खरीदा, तो इसको कहा जाएगा इसने शेयर खरीदे प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब इसने खरीद लिया है शेयर, अब वो उसको स्टॉक मार्केट में बेच रहा है, शेयर मार्केट के अंदर बेच रहा है। तो जैसे ही वो बेचना शुरू कर देगा तो वो प्राइमरी से किस में चला जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में। सिंपल, प्राइमरी मार्केट से किस में चला जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में। अब समझिए कि ये बात मैं बता क्यों रहा था। तो अब आज के समय में, अच्छा हाँ एक और बात बता दूं, ऐसा कोई लॉ नहीं आ गया है कंपनी लॉ के अंदर कि भाई आप शेयर सर्टिफिकेट इशू ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई शेयर होल्डर है, अगर वो चाहता है शेयर सर्टिफिकेट, वो कहता है कंपनी से कि मैं आपका शेयर लंबे समय तक होल्ड करना चाहता हूं, मैं आपका शेयर नहीं बेचना चाहता हूं, मुझे सिर्फ डिविडेंड चाहिए आपके शेयर पे, मुझे इसे स्टॉक मार्केट में बेचना नहीं है, मुझे आप शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। तो हो सकता है कंपनी उसको क्या कर दे? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे। लेकिन जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर लोग हैं वो खुद ही शेयर सर्टिफिकेट यूज नहीं करते हैं, उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पेपर टॉन हो जाए, खराब हो जाए, भीग जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब क्या करती है कि जब कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट देती है, मतलब जब अपना आईपीओ ओपन करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आती है। अच्छा, आईपीओ के बाद, ऐसी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं आपको, एफपीओ हो जाता है। मतलब वही शेयर अगर दोबारा इशू होगा तो वो अब कहा जाएगा फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि वो फ्रेश शेयर नहीं रहा। तो जब फ्रेश शेयर इशू होता है तो क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब देखिए, कंपनी ने आईपीओ इशू किया तो कंपनी अपने आईपीओ में ही मेंशन कर देती है कि आपका पहले से एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी हम आपको शेयर देंगे। मतलब ये क्या कहना चाहती है? हम कोई भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, आपको अपने डीमैट अकाउंट का नंबर हमें देना पड़ेगा, हम उस डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली शेयर भेजेंगे। तो सर डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो कॉमर्स के जो बच्चे होंगे उन्होंने 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के अंदर सेकंड बुक के अंदर पढ़ा होगा डीमैट अकाउंट वगैरह। और कुछ अगर साइंस के या दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था या जिनको याद नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखो डीमैट होता क्या है? तो देखो, शेयर पहले कैसे इशू होते थे? शेयर पहले मटेरियल फॉर्म में इशू होते थे, है ना? मटेरियल फॉर्म में इशू होते थे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब इसको मटेरियल फॉर्म में ना रख करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो फिजिकल शेयर थे वो ई शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो जो मटेरियल फॉर्म में था वो डी मटेरियल फॉर्म में हो गया। पहले शेयर मटेरियल फॉर्म में होते थे, अब उनका मटेरियल जो एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो गया, तो वो डी मटेरियल हो गए। तो उसी डी मटेरियल से वर्ड निकल के आया है डीमैट, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट का क्या मतलब है? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आपके ई शेयर्स डिपॉजिट होंगे। अभी सारी बातें समझाऊंगा, अभी तो बस इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि भाई आपका क्या होना चाहिए? आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो सॉरी, हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आज हर व्यक्ति के पास डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है, जो भी शेयर मार्केट में रहना चाहता है। अब देखो, ये इतना समझ गए तो काम हो जाएगा। ये हो गया कंपनी की साइड से, ठीक है। अब जरा हम इन्वेस्टर की साइड से भी समझ लेते हैं। अब इन्वेस्टर की साइड से अगर समझे तो मान लीजिए कि आप अपने आप को ही ले लीजिए कि आप कोई एक्स पर्सन है, ठीक। आपने देखा कि आपका कोई फ्रेंड वगैरह जो है पहले वैगनार से चलता था, अचानक से होंडा सिटी से चलने लगा।
तो आपके भी भाई मन में आया कि कैसे खरीद लिया इसने रातों रात, ये तो मेरे साथ ही घूमता फिरता था, कैसे खरीद ली होंडा सिटी। तो पूछता है भाई ये तूने कैसे खरीद लिया, तो बोलता है स्टॉक मार्केट से खरीद लिया, प्रॉफिट हुआ था। तो आप बोलते हैं कि जरा हमें भी समझा दे भाई स्टॉक मार्केट, तो वो समझाता है तो आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, करे सही है, स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाना चाहिए, ये तो वैगनार से सीधे होंडा सिटी पे पहुंच गया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ। तो आप चले गए सीधे, मान लीजिए आपको रिलायंस कंपनी पसंद थी तो आप मुकेश अंबानी के घर चले गए कि मुकेश भाई आपके कंपनी के कुछ शेयर चाहिए। तो अब आप खुद ही सोचिए, मुकेश अंबानी घर में शेयर रखे हैं जो आपको दे देंगे, तो वो आपको क्या कहेंगे कि सर ठीक है, अच्छी बात है, आपको हमारा शेयर चाहिए, पर इसका एक प्रोसीजर होता है, तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपको शेयर मिल जाएगा। तो मुकेश अंबानी क्या करते हैं, प्रोसीजर समझा देते हैं, तो आपको प्रोसीजर समझ में आ जाता है कि भाई डायरेक्टली मैं कंपनी से शेयर ऐसे नहीं खरीद सकता हूं। तो इसका एक रूट बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। अब जैसे आपको सीए बनना है तो आप डायरेक्टली फाइनल का एग्जाम तो दे नहीं सकते ना, उसका एक रूट है, प्रोसीजर है। तो वैसे ही यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एकदम सिंपल सेंस में कि प्रोसीजर कैसे काम करता है। अब मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करना चाहता है तो मिस्टर एक्स क्या कहा जाएगा, मिस्टर एक्स कहा जाएगा इन्वेस्टर। अब सबसे पहले मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिस्टर एक्स को अपना एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। ये अपना चूज करेगा क्या, ब्रोकर। अब इंडिया में देखिए बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान हो गया। अच्छा ध्यान रखना, ये लिखता शेयर खान है, ये शेर खान नहीं है, ऑल्दो इसका जो लोगो होता है वो शेयर का ही होता है, सॉरी शेर का ही होता है, लेकिन यहां देखिए ये शेयर खान हो गया। उसी तरह अच्छा आजकल तो ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हैं, एचडीएफसी हो गया, ये सभी लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करने लग गए हैं। तो ये आसान भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी आईसीआईसीआई में ही है, और आईसीआईसीआई बैंक में ही आपका डीमैट अकाउंट भी है। तो पैसे की सेटलमेंट करने में क्या होगी, आसानी होगी, लोग को भी अलग से अपना एक और ब्रोकर चुनने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग अपना जो उनका बैंक होता है उसी में क्या करते हैं, अब जो उनका जो स्टॉक मार्केट का डिवीजन है उसी में अपना वो डीमैट अकाउंट भी खुलवा लेते हैं। लेकिन अगर आप अलग से किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एंजल ब्रोकिंग बहुत पसंद है, तो कोई बात नहीं, आपका बैंक अकाउंट कहीं और हो सकता है और आपका डीमैट अकाउंट जो शेयर का अकाउंट है वो कहीं और हो सकता है। तो डीमैट अकाउंट को क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब क्यों लिंक किया जाता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब देखो, अब मान लीजिए कि आपने अपना ब्रोकर चुन लिया, किसको, एंजल ब्रोकिंग को, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप एंजल ब्रोकिंग के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि देखो भाई मैं तुम्हारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो एंजल ब्रोकिंग बोलेगा जी बहुत अच्छी बात, आइए बिल्कुल आपका स्वागत है। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि क्या तरीका है, तो तरीके एंजल ब्रोकिंग ने इसको समझाए। अब देखिए, अब यहां पर ये जो ब्रोकर होते हैं ना, ये मिस्टर एक्स के बिहाफ में शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जैसे बोलेगा कि भाई मुझे रिलायंस के शेयर चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये मिस्टर एक्स के लिए रिलायंस के शेयर खरीदेंगे। तो ये जो बंदा है, ये जो ब्रोकर है, ये जब तक एक्स कुछ नहीं बोलेगा ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, ना ही ये अपनी मर्जी से कोई शेयर खरीद सकता है, और अगर शेयर खरीद भी लिया है तो कभी भी अपने लिए नहीं रख सकता है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये शेयर किसको देगा, एक्स को दे देगा। ये सिर्फ काम करेगा किस चीज के लिए, अपने कमीशन के लिए, जिसको ब्रोकरेज कहते हैं। मतलब ये जितने भी शेयर खरीदेगा बेचेगा एक्स के बिहाफ में, उस पर वो अपना कुछ कमीशन चार्ज कर लेगा, अपनी सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसका कुछ क्या करेगा, बस कमीशन चार्ज कर लेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब एंजल ब्रोकिंग एक्चुअली में करेगा क्या, तो देखिए एंजल ब्रोकिंग सिर्फ आपका, जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता था तो देखो क्या होता था,
जब आपका बैंक अकाउंट खुलता था तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता था, ठीक है। तो उसी तरह बस बैंक अकाउंट को किससे रिप्लेस कर दो, डीमैट अकाउंट से। बैंक अकाउंट को रिप्लेस कर दो किससे, डीमैट अकाउंट से। अब जैसे आपके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट होता था उसमें पैसा डेबिट और क्रेडिट होता था, वैसे ही इसमें शेयर डेबिट और क्रेडिट होंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस अब पैसा किससे रिप्लेस हो जाएगा, शेयर से। जैसे पैसा आता था वैसे शेयर आएगा, जैसे पैसा जाता था वैसे शेयर जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्या करेगा, एक डीमैट अकाउंट खोल देगा जिसमें जो भी शेयर्स ये खरीदेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई शेयर के तौर पे डीमैट अकाउंट में आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब जैसे कि मान लो कि 100 शेयर क्या किया, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 100, मतलब 100 शेयर एट द रेट ऑफ 100, 10,000 का शेयर आपने खरीद लिया। तो अब आपका ये जो डीमैट अकाउंट होगा वो इस 100 शेयर को क्या करेगा, कंप्यूटर टर्मिनल में रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन खोलेंगे, जो आपका ट्रेडिंग का अकाउंट होगा, जब वो आपका ओपन होगा तो उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके अकाउंट में कितने शेयर हैं, 100 शेयर आपको नजर में आएंगे, ठीक है। अब शेयर के साथ ही देखो बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब वहां से आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, बाई ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों का रिलेशन हो गया डीमैट अकाउंट। अब ये जितने भी शेयर खरीदेगा उसमें ब्रोकरेज चार्ज कर लेगा, ये हमने बात करी ली, ठीक है। अब इतनी कहानी को आप दिमाग में रख लीजिए और इतनी कहानी का बेस बना करके अब हम इन टर्म्स को समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स हैं, तो पहले हम शेयर वाले टर्म्स को समझ लेंगे जो मैक्सिमम है, और जो दूसरे टर्म्स हैं उनको हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको जो है जितने भी शेयर, क्योंकि अब शेयर के बीच में दूसरे टर्म्स लेके आऊंगा तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। तो अभी क्या है, अभी तुरंत समझे हो शेयर, कंपनी और ये ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, तो पहले ये समझ लो। फिर जब ये जैसे ही समझ जाओगे तो वो तो और आसान है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो भी हम समझ लेंगे। अब देखो तुमको शेयर और ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, अब ये ऐसे ही याद हो जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है। अब एक काम करो, तुम लोग के पास जो इंस्टीट्यूट ने एक बुक इशू की है ना बीसीके की, वो अपने साथ आप रख लीजिए, क्योंकि बिना उसके थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो बुक आप अपने साथ रख लीजिए और आ जाइए आप ये जो फाइनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी वाला जो पेज है उस पर आप आ जाइए। और इसमें देखो सबसे पहला टर्म ही क्या यूज कर रहा है, सबसे पहला टर्म यूज कर रहा है एजेंट। अब देखो बहुत तरीके के एजेंट्स होते हैं, ऑल्दो एजेंट का काम हर जगह सेम ही होता है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़े होगे लॉ के अंदर, तो पार्टनरशिप में क्या पढ़ा है कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। अगर अभी तो तुम्हारे सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट 1 होगा, जब आगे तुम कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ोगे तो उसमें सेक्शन 182 है। तो सेक्शन 182 क्या सिखाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में बताता है आपका सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें, डीड होना चाहिए, ये सब आपने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि पार्टनरशिप का एक ट्रू टेस्ट होता है। और वो ट्रू टेस्ट क्या होता है, ट्रू टेस्ट मतलब अगर ये टेस्ट लग गया तब तो ये पार्टनरशिप है ही। आपने पढ़ा भी होगा जिसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी की तो बात कर रहा है। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है सभी पार्टनर का आपस में, वो इसी की तो बात कर रहा है कि हर पार्टनर क्या। अच्छा चलो एक ना थोड़ा समझ ही लेते हैं। जैसे कि देखो 3 पार्टनर हो गए ए बी सी। अब ए ने कोई डिसीजन लिया तो बी सी ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे, ठीक है। बी ने कोई डिसीजन लिया तो ए और सी लायबल हो जाएंगे, और सी ने कोई डिसीजन लिया तो ए और बी लायबल हो जाएंगे। तो जब ए डिसीजन लेगा तो ए हो जाएगा प्रिंसिपल, बी और सी हो जाएंगे एजेंट। जब बी कोई डिसीजन लेगा तो बी हो जाएगा प्रिंसिपल, ए और सी हो जाएंगे एजेंट। सी कोई डिसीजन लेगा तो प्रिंसिपल, ए और बी क्या हो जाएंगे एजेंट, ठीक है। तो यहां एजेंट कौन है,
अभी तो देखा, देखो तो मिस्टर एक्स क्या है, प्रिंसिपल है, और इसका ब्रोकर क्या है, इसका एजेंट है। कैसे? क्योंकि ये जो भी कर रहा है इसी के डायरेक्शन पे तो कर रहा है, जो एक्स कह रहा है वो ब्रोकर कर रहा है। ध्यान रहे, ब्रोकर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, ये हमेशा इससे क्या होगा, पूछेगा कि भाई मैं ये काम करूं कि नहीं, इस कंपनी के शेयर खरीदूं कि नहीं, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हो गया एजेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो एजेंट है वो हम स्टॉक मार्केट के टर्म्स में समझ रहे हैं, तो यहां पर ये जो ब्रोकर है ये इसका क्या है, एजेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, आप बुक में देखेंगे तो यहां देखिए, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, अ ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट when it acts on behalf of the client in buying or purchasing of shares। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल में आप देखिए ये क्या हो रहा था, ये ब्रोकरेज फर्म है, एंजल ब्रोकिंग क्या है, ब्रोकरेज फर्म है। अब ये जो ब्रोकरेज फर्म है एक्स के कहने पे शेयर खरीद रहा है और बेच रहा है, तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, when it acts on behalf of the, अच्छा देखो यहां एक वर्ड यूज किया है when it acts, यानी कि ब्रोकरेज फर्म हमेशा एजेंट नहीं है, वो तब एजेंट है जब वो अपने क्लाइंट के बिहाफ में एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी मिस्टर एक्स बोलेगा कि शेयर खरीदो तो वो खरीद लेगा, जब बोलेगा बेचो तो बेच देगा, बोलेगा मत खरीदो तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगली लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इन द इंटायर ट्रांजैक्शन द एजेंट विल ओन द शेयर। मतलब अब मान लो कि ऐसे समझ लो कि क्या होता है कि कोई कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, तो कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है तो आपने उसको बोला कि यार खरीद दे, तो एंजल ब्रोकिंग बोलता है ठीक है जी खरीद देते हैं। अब एंजल ब्रोकिंग ने शेयर खरीद लिया, बाद में क्या हुआ कि वो शेयर तो वाकई में बहुत अच्छा निकला, अब एंजल ब्रोकिंग सोच रहा है क्यों ना मैं ही रख लूँ ये शेयर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे शेयर खुद नहीं रख सकते हैं, आपको उस शेयर को जो भी इन्वेस्टर है उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको एजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलो एजेंट हो गया, अब जैसे कि देखो ये टर्म्स है एमोर्टाइज, एन्यूटी डेट, एन्यूटी, तो ये भी देख लेंगे, पर अभी केवल स्टॉक मार्केट वाले कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। तो इसके बाद जो अगला स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो है आस्क ऑफर। ठीक है, आस्क ऑफर आप अपने बुक में आ जाइए 8th पॉइंट पर। ठीक है, 8th पॉइंट देखो, 8th पॉइंट क्या है, आस्क ऑफर। अब देखो आस्क और बिड ये एक साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब इसमें तो सीरियली दिया है, ए के बाद बी वाले टर्म्स, बी के बाद सी वाले टर्म्स, लेकिन जब भी आप आस्क पढ़ेंगे तो आप साथ में बिड पढ़ेंगे। तो आस्क का अपोजिट बिड होता है, या फिर कह सकते हो बिड का अपोजिट क्या होता है, आस्क होता है। ठीक है, अब देखो आस्क और बिड कैसे काम करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास हैं, चलो राम जी को ले लेते हैं, मिस्टर राम। अब मिस्टर राम के पास है कुछ शेयर्स। अब मिस्टर राम ये कोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि आई एम विलिंग टू सेल माई शेयर्स एट द मिनिमम प्राइस ऑफ ₹200, कि मैं कम से कम 200 रुपए में अपने शेयर बेचने को क्या हूं, तैयार हूं। तो इन्होंने अपनी तरफ से क्या ऑफर कर दिया, आस्क ऑफर। मतलब आस्क ऑफर का मतलब होता है कि एक इन्वेस्टर कितना लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है किसी शेयर के लिए, कि मैं मिनिमम इतना प्राइस लेकर के शेयर आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आ जाते हैं उधर से लक्ष्मण, इनके छोटे भाई, वो कहते हैं कि मैं इसी शेयर का मैक्सिमम 180 रुपए देने को तैयार हूं। अब राम बोल रहे हैं कि मैं मिनिमम 200 लेने को तैयार हूं, लक्ष्मण कह रहे हैं मैं मैक्सिमम 180 देने को तैयार हूं। तो राम की तरफ से इनका मिनिमम ऑफर था, मिनिमम ऑफर क्या था 200, और लक्ष्मण की तरफ से 180 इनका मैक्सिमम ऑफर है। तो लक्ष्मण की तरफ से वो क्या है, बिड है। बिड मतलब बायर जो मैक्सिमम प्राइस ऑफर कर रहा है वो बिड हो गया।
और सेलर जो है, जो मिनिमम प्राइस ऑफर कर रहा है, वो क्या हो गया, आस्क हो गया। अब इनकी आपस में इच्छा होगी कि ये लेन देन करना चाहते हैं कि नहीं, ये समझे। हमें तो आस्क और बिड समझना था, हम समझ गए। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है आस्क के बारे में। तो 8th पॉइंट में आ जाइए, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर, ठीक है, लोएस्ट प्राइस। अब इसको बिड के साथ पढ़ो, ठीक है। अब बिड कौन सा पॉइंट है, बिड आप आ जाइए, बिड है 23rd पॉइंट, तो बिड में आ जाओ। अब देखो 23rd पॉइंट, तो ये दोनों को साथ में ही निपटा देते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर ए स्टॉक, इट इज अपोजिट ऑफ आस्क ऑफर। सिंपल। तो ये भी बात समझ गए हम। अब इसके बाद अगला शेयर मार्केट का क्या टर्म है, बियर्स। अब अगला टर्म है बियर्स। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, एक दो चीजें एक ही साथ जो है कवर अप हो जाएंगी। देखो, मार्केट की सिचुएशन होती है, एक होता है बियरिश मार्केट, बियरिश मार्केट, ये सिचुएशन होती है मार्केट की, या मार्केट की टेंडेंसी होती है। एक होता है बुलिश मार्केट। तो बियर को बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो बेचारा हरदम ऐसे सर झुकाया रहता है, मतलब डल सा, लेजी सा फील होता है। पर वहीं बुल को देखोगे तो एकदम सीधे चलता है सर उठा करके। तो उन्हीं दोनों चीजों से आया है ये कॉन्सेप्ट। आप जब भी तो उनके फोटोज भी बनी रहती है बियर की और बुल की। तो बियरिश मार्केट देखो वो मार्केट होती है जब मार्केट लगातार कम हो रही होती है, मतलब शेयर के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सेंसेक्स में ये हो गया, निफ्टी में ये हो गया। तो सेंसेक्स निफ्टी भी थोड़ा सा मैं तुम लोग को समझा देता हूं। देखो सेंसेक्स निफ्टी क्या है, पहले, अब जैसे मैं छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आता था ये, ठीक है। अब आप हो सकता है इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आता हो, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको भी मैं एकदम छोटे बच्चे की तरह समझा दूं कि ये जो ये सेंसेक्स निफ्टी है ये एक्चुअली में है क्या। देखो हमने ये बात कर ली, अभी ये बियरिश बुलिश को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हमने ये बात कर ली कि हमारे पास देखो दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई है और एक एनएसई है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब जैसे कि ये बुक है, ठीक है, आपके पास कोई भी बुक है, तो आप कोई भी बुक जब खरीदते हैं तो उस बुक के पहले इंडेक्स होता है, ठीक है। अब उस इंडेक्स का काम क्या है, वो इंडेक्स आपको क्या बता रहा है कि भाई आगे बुक में तेरे को क्या देखने को मिलने वाला है, वही बातें इंडेक्स के अंदर लिखी होती है। तो बेसिकली इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक तरीके का आपको एक मार्गदर्शक है कि अगर इंडेक्स देख लोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि आगे तुमको बुक में क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स में वो चीज है ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप एक बुक ट्राई करने गए, जिस बुक में आपको रेसिपी बुक चाहिए थी जिसमें फूड न्यूट्रिशंस की क्या हो, रेसिपीज हो, पर आपने जब उस बुक को ओपन किया तो उसके इंडेक्स में तो बाइक्स की फोटो थी, अलग अलग कार की, बाइक की। तो आप क्या पूरी बुक देखोगे, आप कहोगे किताब ही मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि इसका इंडेक्स से ही पता चल गया कि बुक के अंदर क्या है, ठीक है। उसी तरीके से बीएसई का इंडेक्स होता है सेंसेक्स और एनएसई का इंडेक्स होता है निफ्टी। तो सेंसेक्स को देख करके पता चल जाता है कि बीएसई में क्या चल रहा है, और निफ्टी को देख करके पता चल जाता है कि एनएसई में क्या चल रहा है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है। अब हमने ये बात तो कर ही ली है कि या तो कंपनी को बीएसई में रजिस्टर होना होता है या एनएसई में रजिस्टर होना होता है या दोनों में रजिस्टर होना होता है, उनकी मर्जी है, एक में तो रजिस्टर होना ही पड़ेगा शेयर बेचना है तो। अब समझना बात को आगे। तो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो सकता है भाई हजारों कंपनियां हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी क्या हो,
हजारों कंपनियां हो। लेकिन बच्चों ये तो इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स पूरा इलेबोरेट थोड़ी करता है चीजों को, एक ब्रीफ आउटलाइन देता है। आपके इंडेक्स में पूरी किताब थोड़ी होती है। अगर इंडेक्स में ही पूरी किताब होगी तो किताब की क्या जरूरत है। तो वैसे ही अब बीएसई में देखो हजारों कंपनीज हो सकती हैं, एनएसई में भी हजारों कंपनीज हो सकती हैं, बट आप हजारों कंपनी को इंडेक्स में थोड़ी दिखा सकते हो। अब देखो कुछ कंपनीज होती हैं जिनको कहा जाता है ब्लू चिप कंपनीज। अब ये ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती है? ऐसी कंपनीज जिनके शेयर हाईएस्ट वैल्यू पोजेस करते हैं, हमेशा एकदम जंप किए रहते हैं। 200 का शेयर 1000 में बिक रहा होता है, 1000 का शेयर 10,000 में बिक रहा होता है, हर दम डिमांड बढ़ी रहती है। लोग बेताब रहते हैं कि मुझे भी इस कंपनी का शेयर मिल जाए, मुझे भी इस कंपनी का शेयर मिल जाए। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर उस कंपनी का शेयर मिल गया तो 99% चांस है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि शेयर मार्केट जो है 9:15 में ओपन हो जाता है। 9:15 AM में शेयर मार्केट ओपन हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक, अब 9:15 में क्या होगा कि शेयर मार्केट ओपन हो चुका है, तो 9:15 में जो 30 कंपनीज होंगी, किसकी? सेंसेक्स की। जो बीएसई के अंदर 30 बेस्ट कंपनीज होंगी, उनके जो शेयर हैं वो सेंसेक्स के इंडेक्स में दिखाए जाएंगे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि 2 बजा, 9 बजे शेयर मार्केट खुला, 2 बजा तो एक शेयर जो नीचे आ गया दूसरा ऊपर आ गया, तो अब इस 30 कंपनी में वो वाली कंपनी रिप्लेस हो जाएगी, नई वाली कंपनी दिखने लगेगी। तो मतलब जो भी कंपनी उस दिन हाईएस्ट वैल्यूज पोजेस कर रही होगी, बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही होगी, ठीक है। जैसे आपने अगर वो एक वेब सीरीज आई थी स्कैम, हर्षद मेहता वाली, तो उसमें आप देखते थे कि वहां पे भीड़ लगती थी, फिर वो ऐसे कंपनी को देखते थे, फिर क्या होता देखते थे अब ये हटेगी हटेगी हटेगी, तो कंपनी हट जाती थी, फिर दूसरी कंपनी आ जाती थी। तो जो भी 30 कंपनी, सारी कंपनीज नहीं, जो भी 30 बेस्ट कंपनीज होंगी, जो बेस्ट 30 कंपनीज ट्रेड कर रही होंगी, उन्हीं को सेंसेक्स दिखाएगा। तो उन 30 कंपनीज को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि बीएसई में क्या मामला चल रहा है। वैसे ही अब निफ्टी 50 बचपन से सुनते आए होंगे आप, निफ्टी में कितनी, ठीक उसी तरीके से अगर मुझे एनएसई में जानना है तो निफ्टी के अंदर भी क्या होगा, निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज जो हैं बच्चों वो शो होंगी। ठीक है, जैसे बीएसई में 30, तो निफ्टी में कितनी कंपनी शो होंगी? 50, जो इनकी अपनी ब्लू चिप कंपनीज होंगी वो शो हो रही होंगी, या ब्लू चिप शेयर्स, ब्लू चिप कंपनीज बोलो या ब्लू चिप शेयर्स बोलो, मतलब तो एक ही है। ब्लू चिप शेयर जो होंगे वो इनके ग्राफ में इंडेक्स के अंदर शो हो रहे होंगे। अच्छा चलो एक काम करता हूं, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक काम कर देता हूं, ग्राफ ही समझा देता हूं। एक ना वो सिंपल सा एक कैसे सेंसेक्स और निफ्टी का जो ग्राफ होता है ना, हम वही समझ लेते हैं, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद करने में आसानी होगी। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। मान लो कि ऐसे ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये कैसे, इसमें कुछ ईयर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे मैं प्लॉट कर लेता हूँ 2003, फिर मैं एक और ईयर प्लॉट कर लेता हूँ, मैं प्लॉट कर लेता हूँ 2008, फिर एक और ईयर प्लॉट कर लेता हूँ 2009, एक और ईयर प्लॉट कर लेता हूँ 2016 और 2018। ये ईयर्स हो गए। और इधर जो शेयर मार्केट का ट्रेंड हो गया वो पॉइंट्स में शो होता है। तो यहाँ मान लीजिए मैं शुरुआत कर लेता हूँ किससे, 3000 से। ठीक है, 3000 के बाद पॉइंट जो है वो बढ़ करके जाते हैं कहाँ, 8000 पे। 8000 के बाद ये बढ़ करके चले जाते हैं कहाँ, 22,000 पे। फिर ये पॉइंट बढ़ करके चले जाते हैं 26,000 पे। फिर ये बढ़ के चले जाते हैं 28,000 पे, और फिर ये फाइनली बढ़ के चले जाते हैं
35,000। ठीक है, तो ये इधर पॉइंट्स हो गया और इधर हो गया ईयर। तो देखिए होता क्या है कि अच्छा 2008 का हम मान लेते हैं जनवरी और 2009 का हम मान लेते हैं सितंबर। ठीक है, तो क्या होता है कि 3000 से 2003 में शेयर मार्केट उठता है और 22,000 तक ऐसे ऐसे ग्राफ दिखाई देता है थोड़ा जिगजैग वे में, 22,000 तक पहुंच जाता है। कब तक? तो देखोगे 2008 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया है लेकिन ये 2008 के सामने ही है। फिर क्या होता है कि ये वापस से 22,000 से गिर करके ये आ जाता है कहाँ? आपका 8,000 तक, चलिए 3,000 तक ला दिया मैंने, तो 3,000 तक आ जाता है फिर से। फिर ये ऊपर चढ़ता है और 26,000 तक जाता है और 26,000 के बाद थोड़ा सा गिर के वापस चला जाता है कहां तक? 35,000 तक। तो ये देखो यहां पर 3,000 से उठ करके कहां चला गया? 22,000, और 22,000 से वापस गिर के फिर कहां आ गया? 3,000, फिर उठ करके चला गया 26,000 और फिर सीधा उठ करके चला गया 35,000, 35,000। ठीक है, तो देखो ये जो यहां से यहां तक का ट्रेंड है, मतलब 2003 से लेकर के 2008-9 तक का जो ट्रेंड है, ये बोला जाएगा ये बुलिश ट्रेंड है। तो यानी इतने समय तक मार्केट क्या रही थी? मार्केट बुलिश रही थी, यानी मार्केट के पॉइंट्स क्या हुए थे? ऊपर चढ़े थे, आगे बढ़े थे। फिर बाद में क्या होता है कि ये नीचे गिर गया, तो यानी ये क्या हो गया? ये बियर ट्रेंड हो गया, ये बियरिश मार्केट हो गई, जो 22,000 से वापस क्या आ गया? 3,000, और फिर 35,000 तक पहुंच गया। तो फिर अगर मैं बोलूं कि अभी 2018 अगर फाइनल ग्राफ है तो 2018 में मार्केट की कैसी कंडीशन है? तो 2018 में साफ साफ नजर आ रहा है कि 3,000 से उठ करके 35,000 तक गया हुआ है, 35,000 तक गया हुआ है। तो यानी मार्केट कैसी है? बुलिश मार्केट है। मार्केट कैसी हो गई? बुलिश मार्केट हो गई। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट होता है बियरिश मार्केट का और बुलिश मार्केट का। अब देखो इसी तरीके के मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनका माइंडसेट होता है बियरिश और बुलिश। ठीक है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो पेसिमिस्ट होते हैं, निराशावादी लोग। ऐसे लोग आपको बाहर भी बहुत मिलते होंगे, इनसे दूर रहिएगा। अब ये निराशावादी लोग कौन होते हैं? हमेशा नेगेटिव सोचने वाले, हमेशा उल्टा सोचने वाले, आपको भी उल्टा सोचने में मजबूर करने वाले। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। ठीक है, तो लेकिन इन्वेस्टर के सेंस में ये अलग बात है, वो ऐसा सोच के प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो उनकी जो थिंकिंग होती है ना, जो उनका माइंडसेट होता है, वो ऐसा होता है, ये हमेशा सोचते हैं कि जो मार्केट है ये नीचे जाएगा, मार्केट गिरेगा। तो ऐसे इन्वेस्टर को क्या बोला जाता है कि ये बियर इन्वेस्टर है, बियरिश थॉट का इन्वेस्टर है। और कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो हमेशा सोचते हैं मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। जैसे आप स्कैम देखेंगे तो हर्षद मेहता को निक नेम दिया गया था बिग बुल। ठीक है, सबसे बड़ा बुल है ये, हमेशा मार्केट को क्या रखने की कोशिश करता है? ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो बस बियरिश मार्केट की जो थिंकिंग रखता है वो बियर इन्वेस्टर होता है, और जो बुलिश मार्केट की थिंकिंग रखता है वो बुलिश इन्वेस्टर होता है। बस आपका ये जो इन्वेस्टर है ये इनकी माइंडसेट होती है। किसी का माइंडसेट क्या हो सकता है? बियर माइंडसेट, और किसी का माइंडसेट क्या हो सकता है? बुलिश माइंडसेट हो सकता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका? बियर का और बुल का। मतलब चार बातें हम इसमें समझ गए, बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, बियर इन्वेस्टर और बुलिश इन्वेस्टर। ठीक है, अब आइए जरा बुक से देख लेते हैं। बुक से जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? 19th पॉइंट नहीं, 16th पॉइंट। तो 16th पॉइंट पे आ जाइए। अब देखो 16th पॉइंट में देखो यहां पे लिखा हुआ है बियर्स। तो क्या लिखा है? दीज स्टॉक मार्केट प्लेयर्स। तो प्लेयर का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टर है ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये प्लेयर किसके? हु आर पेसिमिस्ट। ठीक है, जो हमेशा बेकार सोचते हैं। दे एक्सपेक्ट शेयर प्राइसेस और एनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फॉल। हमेशा सोचते हैं क्या है? फॉल करेगा प्राइस शेयर का।
इन अ बियर मार्केट द जनरल सेंटीमेंट, मतलब ऑब्वियसली बात है, सेंटीमेंट ही तो है, इन्वेस्टर की अपनी गट फीलिंग है कि ऐसा होगा, तो ये उसकी भावनाएं हैं। मार्केट द जनरल सेंटीमेंट इज दैट प्राइसेस आर गोइंग टू लोअर एंड मेजॉरिटी ऑफ डीलर विल सेल एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर फियर ऑफ होल्डिंग शेयर विच डिमिनिश इन वैल्यू। तो अब बाकी के इन्वेस्टर को क्या लगेगा, कह रहे प्राइस तो क्रैश हो सकता है आने वाले टाइम में, तो आज ही फटाफट क्या करो, शेयर को बेचो और निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, तो ये हो गया बियर कॉन्सेप्ट। अब देखो बियर कॉन्सेप्ट के बाद आ रहा है बादला। अब बादला समझते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है बादला। देखो, अच्छा बादला वैसे थोड़ा मतलब डीप में समझने वाली चीज है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपका जितने में काम चल जाए उतना मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बादला काम कैसे करता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, आपने उसको बोला कि भाई दुबई से मेरे लिए आईफोन लेते आइयो। आपने शायद किसी ने सुना भी होगा कि दुबई वगैरह में या फॉरेन कंट्रीज में आईफोन सस्ता मिल जाता है, मेरे पास है नहीं तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा मैंने भी सुना है। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई एक आईफोन लेता आइयो, तो उसके दोस्त ने बोला ठीक है, तो आपने कहा कि आईफोन उधर 45,000 रुपये का 45,000 का मिल रहा है, तू लेते आइयो। तो दोस्त ने कहा ठीक है मैं लेता आऊंगा। तो दोस्त गया, मान लीजिए मार्च के महीने में दोस्त गया, और जब उसने फोन खरीदा तो फोन 45,000 का ना पड़ के फोन पड़ गया 50,000 का, 5,000 ज्यादा पड़ गया। अब ये फोन लेकर के आ गया, तो फोन लेकर के आ गया तो दोस्त कहता है कि भाई तेरा फोन 45 का नहीं पड़ा है, तेरा फोन 50 का पड़ गया। तो उसका फ्रेंड ये बोलता है कि दोस्त अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना ये बाद में मैं सेटल कर दूंगा, तो अभी के लिए ये जो 5,000 है इसको क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो, बाद में कभी ट्रांजैक्शन जब करेंगे आपस में तो मैं उसमें ये जो तुम्हारा बकाया 5,000 है वो दे दूंगा। तो बोलता है कि अच्छा कब सेटल करेगा, तो बोलता है 3 महीने के बाद सेटल करूंगा। तो बोलता है 3 महीने के बाद 5,000 ही नहीं चाहिए, इसका इंटरेस्ट भी चाहिए मुझे। तो बोलता है ठीक है यार इंटरेस्ट भी दे दूंगा। तो 5,000 क्या हो गया, मार्जिन मनी, और जो बाकी का मान लीजिए 2,000 इंटरेस्ट दे दिया, 5,000 पे 2,000 तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, मान लीजिए 500 रुपए का क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो ये इंटरेस्ट मनी हो गया, मतलब 5,500 रुपए 5,500 क्या करेगा, जब भी नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड आएगा उसमें दे देगा। तो बादला को अब इन्वेस्टर के सेंस में समझो, भाई तुम इन्वेस्टर हो, तुमने क्या किया, अपने शेयर अपने ब्रोकर को बोला कि भाई शेयर खरीद ले, पर शेयर महंगा आ गया। अब शेयर महंगा आ गया या फिर उसने शेयर खरीद लिया और आपके पास देने को पैसा ही नहीं है। अब आपके पास देने को पैसा नहीं है तो आप उसको ये बोलोगे कि यार अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो अभी जो आज का सेटलमेंट है इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन होगी ना तो जो भी मार्जिन मनी होगा वो मैं तेरे को शेयर का दे दूंगा, और जो इंटरेस्ट आएगा मैं वो भी दे दूंगा। अब यहां पर एक कैची बात है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो शेयर का जो प्राइस आज है, मान लीजिए कि वो शेयर अगर आज 5,000 रुपए में खरीदा गया है तो 3 महीने के बाद भी 5,000 ही दिया जाएगा, मतलब शेयर का जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट अलग से दिया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि उस समय 4,500 का शेयर हो गया, तो सामने वाला बंदा बोल सकता है ना कि यार अब क्यों पैसे मांग रहा है, अब तो 4,500 का ही हो गया है। तो ये नहीं चलेगा, जितने में अमाउंट फिक्स हुआ था उतना ही आपको 3 महीने बाद देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मार्जिन मनी के साथ। तो अगर चाहते हो कि इतना दिमाग ही नहीं लगाना सर, कोई तरीका बता दो जिससे एमसीक्यू हो जाए, तो बड़ा आसान है एमसीक्यू के लिए। देखो इतनी बात ध्यान रख लो, ये इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है बादला, जिसके अंदर सेटलमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, मतलब आज की सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट में जाकर के होती है, और जब भी होती है तो जो मार्जिन मनी होता है वो भी दे दिया जाता है, जो इंटरेस्ट का पैसा होता है वो भी पे कर दिया जाता है। इतनी बात अपने दिमाग में रख लोगे, एमसीक्यू हो जाएगा। अब देखो
जरा बुक से पढ़ लेते हैं, बुक में तो एकदम ही प्लेन लिखा होता है, तो आइए देख लेते हैं। देखो 28 पॉइंट नजर आ रहा है बादला, तो कहता है कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। मतलब शेयर भी सेम होगा और पेमेंट भी सेम होगी, बस सेटलमेंट किसी दूसरे पीरियड में होगा। ठीक है, बादला इन्वॉल्व्स कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट। वही तो लिखा है जो बोला था। उसके बाद देखो द कैरी फॉरवर्ड इज डन एट द मेकिंग अप प्राइस। तो मेकिंग अप प्राइस क्या है कि जितना मार्जिन मनी कम था उतना तुम दे दो भाई मुझे। 45,000 का आईफोन की बात हुई थी, 5,000 है तो 5,000 दे दो, तो प्राइस क्या हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, जितने की बात हुई थी उतना प्राइस मिल जाएगा। विच इज यूजुअली द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट। तो मान लीजिए जिस दिन शेयर खरीदा था उस दिन उसकी कीमत 5,000 थी, तो लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट में उसकी कीमत कितनी थी, 5,000। तो आज भी वही प्राइस पे होगा जो लास्ट डे में थी। आज जो प्राइस चल रहा है वो नहीं। जब भी हमारी सेटलमेंट हुई थी पहली वाली, तो उस दिन जो रेट था उसी अमाउंट पर क्या होगी, सेटलमेंट होगी। मैंने आपको बता ही दिया था। अब इस बादला ट्रांजैक्शन में दो चीजें आएंगी, पहला देखो मार्जिन मनी और दूसरा इंटरेस्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं बादला को, कॉन्टेंगो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्या पता पेपर में आ जाए, वो कॉन्टेंगो दिख ले और आपको ध्यान ही ना आए कि तो बादला या कॉन्टेंगो एक ही बात है। देखो इंटरेस्ट चार्जेस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो शेयर का प्राइस तो सेम होगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो भी उस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट आपको दे देना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, बादला का। ठीक है, बादला भी समझ गए। बादला के बाद देखो ब्लू चिप नजर आ रहा है, तो ब्लू चिप बताया ना, ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप शेयर्स थे। तो देखो अब सीधे पढ़ लेते हैं कि ब्लू चिप शेयर्स आर ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज विथ एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स, जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अर्निंग्स का, डिविडेंड्स का। तो जनरली ब्लू चिप शेयर्स प्रोवाइड लो टू मॉडरेट करंट यील्ड एंड मॉडरेट टू हाई कैपिटल गेन यील्ड, मतलब ज्यादा फायदा हो जाता है। द प्राइस वोलेटिलिटी सच शेयर इज मॉडरेट, मतलब उनमें फिक्स होता है कि इसमें इतना बेनिफिट आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। उनका एक बेसिक आइडिया रहता है कि ये ले दे के इतनी प्रॉफिट हमें दे जाएंगे। तो ये ब्लू चिप्स शेयर हो गए या ब्लू चिप कंपनी है, आप जो भी कह दीजिए। अब आते हैं बेटा, तो चलिए बेटा समझते हैं। बेटा देखो बहुत इजी है बेटा समझना। ठीक है, देखो बेटा, इसको भी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बेटा समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि आप बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में पढ़ते थे तो, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपका नया नया स्कूल में आपका और आपके दोस्त का 2 लोगों का एडमिशन हो गया। अब आप दोनों दोस्त नए स्कूल में गए, तो आपको बाहर में एक टीचर मिला जो कि बहुत पोलाइट था। मान लीजिए उस स्कूल में 50 टीचर थे, और जो बाहर गेट पे आपको टीचर मिला सबसे पहला, वो बहुत पोलाइट टीचर था। तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि बड़ा अच्छा स्कूल है यार, टीचर्स तो बड़े पोलाइट हैं, टीचर्स तो बड़े अच्छे हैं। तो आपका दोस्त बोलता है कि एक टीचर का पोलाइट नेचर देख करके तुम पूरे स्कूल का पोलाइट नेचर डिसाइड कर लोगे? बाकी के देखो बहुत खड़ूस हैं, चल के देखो तब पता चलेगा। तो बोलता है यार बात तो तू ठीक कह रहा है। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है सच में बाकी टीचर तो बहुत खड़ूस थे, एक ही अच्छा बंदा मिला था। अब बेटा का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। अब इन दोनों फ्रेंड को स्कूल से उठा लीजिए और इनको लेके चले जाइए शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में आप पहुंच गए, शेयर मार्केट पहुंचते हैं तो आपका दोस्त बोलता है यार इस कंपनी के में आज तो बड़ा सही है, इस कंपनी के शेयर के रेट देख, आज तो लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, शेयर के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं। तो आपका दोस्त बोलता है कि एक कंपनी का शेयर देख करके ओवरऑल स्टॉक मार्केट का डिसीजन मत लो, इसको कंपेयर करो किससे, दूसरी कंपनीज की क्या हालत चल रही है, क्या पता दोपहर या शाम तक ये शेयर भी उन्हीं की तरह हो जाए। ठीक है, तो सिंपल मतलब क्या निकला कि एक शेयर का कॉन्सेप्ट उसको इंडिविजुअल तौर पे मत समझो, उसको दूसरे कंपनी के शेयर से भी क्या करके देखो, कंपेयर करके देखो, उस दिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखो, केवल उस शेयर का ट्रेंड ना देखो। अब इसका फायदा क्या है, बेटा करते क्यों है?
तो उसका ये कॉन्सेप्ट है ताकि हमें अपने रिस्क का पता चले कि आज इन्वेस्ट करना ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा का कॉन्सेप्ट। तो आइए पढ़ लेते हैं जरा। अब बेटा जो है 22nd पॉइंट है आपकी बुक में, तो देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक एंड द मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट। आप एक किसी कंपनी का स्टॉक ले लीजिए शेयर और उसको पूरे मार्केट के मूवमेंट से कंपेयर कीजिए, सिर्फ उसकी मूवमेंट देख करके उसकी वैल्यू को मत डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेटा के बाद बिड है, तो बिड तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, बिड हमारा क्लियर है। आस्क के साथ बिड आपको पढ़ा दिया था ना, अगर नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और वहां देख लीजिए। बिड के बाद है ब्रोकरेज फर्म, उसके बाद बॉन्ड्स हैं, लेकिन बॉन्ड्स अलग से देख लेंगे। अभी आ जाइए आप ब्रोकरेज फर्म। तो एंजल ब्रोकिंग क्या था? ब्रोकरेज फर्म था, ये था ना, देखो यहां देखो, ये एंजल ब्रोकिंग जो एक्स के लिए शेयर खरीद रहा था, ये कौन था? ब्रोकरेज फर्म था। देखो यहां क्या लिखा है, रजिस्टर्ड सिक्योरिटी फर्म आर कॉल्ड ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकर एक्ट एज एडवाइज एंड परचेज सेल ऑफ लिस्टेड स्टॉक। लिस्टेड मतलब जिन्होंने भाई शेयर मार्केट में अपने शेयर लिस्ट करा रखे हैं। दे डू नॉट ओन सिक्योरिटी, वो खुद अपने लिए नहीं शेयर खरीदते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इनका काम शेयर मतलब अपने लिए शेयर खरीदना नहीं, ये बस शेयर पे कमीशन चाहते हैं, बट दे चार्ज कमीशन फॉर देयर सर्विस। ठीक है, तो ये भी हो गया। बुल मार्केट आप समझ चुके हैं। बिजनेस डे क्या होता है? देखो, शेयर मार्केट 9-15 से लेकर के, इसको ओपनिंग सेशन कहते हैं। इसके अलावा प्री ओपनिंग सेशंस भी होते हैं, आगे आता है तो बताता हूं, लेकिन नॉर्मल आवर ये कहा जाता है 9:15 AM to 3:30 PM। ठीक है, अब यहां देखिए 9:15 AM से 3:30 क्या हो गया? PM हो गया। ये हो गया आपका टाइमिंग कि शेयर मार्केट तब से तब तक। और शेयर मार्केट कब से कब तक ओपन रहता है? मंडे टू फ्राइडे। अब इसको और अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे कि जैसे आप जब कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और आपको सामान पसंद नहीं आया, आप उस सामान को क्या करते हैं? वापस करते हैं। तो कंपनी आपको क्या करती है? रिफंड इनिशिएट करती है। तो आपको एक मैसेज आता है कि रिफंड विल बी इनिशिएटेड इन 7 वर्किंग डेज लिखा होता है किसी किसी मैसेज में, या फिर क्या लिखा होता है? 7 बिजनेस डेज। तो वो बिजनेस डे से क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए कि मंडे था, ठीक, मंडे के अच्छा चलो इसके लिए, अच्छा चलो इजी रखते हैं, मंडे के बाद ट्यूसडे आया, ठीक। अब ट्यूसडे को हॉलीडे हो गई, किसी कारण से कोई त्योहार था, दिवाली थी, होली थी, कुछ था, तो ट्यूसडे को क्या हो गया? ट्यूसडे को हॉलीडे हो गया, तो अब ये बिजनेस डे में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इस वीक में फिर बिजनेस डे कौन होंगे? मंडे, ट्यूसडे तो होगा नहीं, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे संडे तो वैसे भी बंद होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस डेज होते हैं कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो क्या होता है? बिजनेस डे होता है। तो देखिए बिजनेस डे समझ लेते हैं। तो यहां देखो बिजनेस डे जो है नजर आ रहा है आपको 27th पॉइंट पे। तो देखो क्या लिखा है, डेज ऑन विच स्टॉक मार्केट्स आर ओपन मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे। अगर उसके बीच में कोई क्रिसमस, होली, दिवाली पड़ गई तो उसको नहीं काउंट करेंगे। द डिमांड बाई ए कंपनी और एनी अदर इशू और शेयर फॉर पेमेंट, इट मे बी डिमांड फॉर फुल पेमेंट ऑन द ड्यू डेट सच फॉर एग्जाम्पल विथ राइट इशू। अच्छा अब देखो, अब इसने राइट इशू बोल दिया, तो इट मे ऑल्टरनेटिवली बी द डिमांड फॉर फर्दर पेमेंट व्हेन द टोटल अमाउंट इज पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। अ कॉल बाय कंपनी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अ कॉल ऑप्शन। ये इतना आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, ये झूठ मूठ का बिजनेस डे को मुश्किल बना दिया। आप बस इतना याद रखिएगा बिजनेस डे का, आपका एमसीक्यू का काम हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर राइट इशू अलग से समझना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन अभी आने वाला है, तो कॉल ऑप्शन तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये सब फिर आपको अलग से समझना पड़ेगा जिसका कोई काम ही नहीं है। तो आप बस बिजनेस डे का वही मतलब समझ लीजिए कि जिस भी दिन ऑपरेशन होगा, जिस भी दिन काम होगा, वो सब किस में काउंट हो जाएंगे, बिजनेस डे के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे राइट इशू जानते होगे तुम लोग, अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा कि कंपनी जो है जब भी शेयर इशू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछती है कि भाई तुमको दे दे शेयर। ये उनका राइट होता है जानने का कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, पहले हमें शेयर ऑफर करो। तो ये राइट इशू होता है। ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन थोड़ी देर में आ रहा है। तो ये बिजनेस डे हो गया। बिड और ऑफर वही है। ठीक है, जो आपका आस्क और बिड था तो वही बिड और ऑफर फिर से एक साथ दे दिया है। ठीक है, जो राम ने ऑफर किया था वो आस्क था और जो लक्ष्मण ने ऑफर किया था वो क्या था, बिड था। देखो, बिड इज द प्राइस एट विच द मार्केट मेकर बाइज फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड ऑफर द प्राइस एट विच ही ऑफर्स टू सेल द स्टॉक टू द इन्वेस्टर। द ऑफर इज हायर देन द बिड। ठीक है, तो ये हो गया बिड एंड ऑफर। अब देखो बोनस शेयर क्या होते हैं, वेरी इजी। बोनस शेयर भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। बोनस शेयर के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में बहुत टाइम से आप उसके शेयर होल्डर हैं, आप उसके एक भरोसेमंद इन्वेस्टर हैं, तो कई बार कंपनी क्या कहती है खुशी में कि भाई आप हमारे बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख करके, तो आप आते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, तो हम आपको कुछ शेयर फ्री में देना चाहते हैं। तो बोलता है ठीक है दे दो। तो जब वो कुछ फ्री में शेयर देते हैं तो उन्हीं को बोनस इशू कहा जाता है कंपनी के साइड से, और जिस बंदे को मिल जाता है उसको क्या मिल गया, उसको बोनस शेयर मिल गया। ठीक है, तो ये बोनस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बोनस के बाद जो अगला टर्म है बुक क्लोजर। अब देखो बुक क्लोजर क्या होता है, ये सब बहुत आसान टर्म्स है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बुक क्लोजर में क्या होता है कि देखो कंपनी जब भी शेयर बेचती है तो वो अपने रजिस्टर में एंट्री करती है। ठीक है, अपने कंपनी में रजिस्टर करती है कि इतने अमाउंट का शेयर इस आदमी ने हमसे खरीदा है। फिर आपको पता होगा कि कंपनी शेयर पे डिविडेंड देती है हर साल। प्रॉफिट जब आता है तो उससे क्या दे दिया जाता है, डिविडेंड। अब आपको पता है ना कि शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अभी बॉन्ड भी समझाऊंगा, डिवेंचर भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब जो डिविडेंड मिलेगा तो अब इस साल जिसको शेयर दिया गया है जरूरी थोड़ी है कि अगले साल भी वही इंसान आएगा, हो सकता है उसने बेच दिया हो। तो अगले साल डिविडेंड देने से पहले रजिस्टर को अमेंड भी तो करना पड़ेगा कि अभी कौन है, बुक को क्लोज करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो यही सारी अमेंडमेंट्स क्या होती है उस रजिस्टर के अंदर करके बुक को क्लोज कर दिया जाता है कि इस साल ये लोग इन्वेस्टर हैं और इनको क्या करना है, पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, 30th पॉइंट देख लो। कहता है कि डेट्स बिटवीन विच अ कंपनी कीप्स इट रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इशू ऑफ न्यू शेयर और डिवेंचर। तो अभी नया शेयर डिवेंचर इशू करना है तो भाई रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा ना, और अगर डिविडेंड देना है तो आज के समय में कौन से लोग हमारे शेयर होल्डर हैं तो उनको डिविडेंड देना है तो उनका नाम रजिस्टर में होना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, कंपनी ने रजिस्टर में नाम चेंज किया नहीं, वो भाई साहब जो अपना शेयर किसी और को बेच चुके वही आके डिविडेंड लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए बुक क्लोजर करते समय हमें उसको क्या करना होता है, अमेंड करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट। ब्रोकरेज आप जानते ही हैं कि जो कमीशन चार्ज होता है वो क्या है, जो आपका एंजल ब्रोकिंग, कहाँ गया आप एंजल ब्रोकिंग को ढूंढ के निकालते हैं, ये रहा। देखो ये फ्री में थोड़ी एक्स की चैरिटी थोड़ी कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि एंजल ब्रोकिंग एक्स से क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। पर शेयर कुछ कमीशन जो है इनका आपस में डिसाइड हो जाता है, उस पर ये लोग ट्रेड करते हैं। तो ये ब्रोकरेज भी आप समझ गए। ब्रोकरेज के बाद आ जाओ बुल। तो हर्षद मेहता कौन है भाई, हर्षद मेहता बुल है, हमेशा मार्केट को क्या करना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है। बुल एक सेंटीमेंट है, भावना है, गट फीलिंग है, जो इन्वेस्टर को बोलती है कि भाई शेयर का रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो बुल इज वन हु एक्सपेक्ट द राइज इन प्राइस सो दैट ही कैन लेटर सेल एट हायर प्राइस। ठीक है, तो आज खरीद लो सस्ते में, मार्केट होने वाला है बुल, कल बेच देंगे महंगे में और कमा लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, अब बायर देखो कौन है, इन्वेस्टर ही तो बायर है।
देखो होता क्या है कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन होता है, आप भविष्य में आगे फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे आपको सब समझ में आएगा। आपका कंप्यूटर स्क्रीन होता है, आप इन्वेस्टर हो, तो आप इन्वेस्टर हो तो आपका बेचने का राइट है अपने शेयर, तो वहां पे बाई का सेल का ऑप्शन होता है। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास तो उसमें ना बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का आप शेयर चाहते हैं तो आपने उसमें क्या लगा दिया, बाई ऑर्डर लगा दिया। तो जब भी उसका शेयर बिकेगा तो ऑर्डर मैच कर जाएगा, तो जितना शेयर आपने बाई ऑर्डर लगाया होगा वो आपको आ जाएगा। तो बाई ऑर्डर कौन लगा सकता है, जो इन्वेस्टर है वही तो लगा सकता है, ठीक है, तो वो बायर हो गया। कॉल ऑप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कॉल ऑप्शन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जो डिटेल में जानने वाला है वो मैं खुद ही डिटेल में आपको बता दे रहा हूं, बाकी तो सब आसानी है, इतना कुछ है नहीं। चलो बादला भी समझा दिया था, अब कॉल ऑप्शन समझो। कॉल ऑप्शन थोड़ा अच्छे समझ लो, क्योंकि कॉल ऑप्शन डे टू डे लाइफ में भी तुम्हारे काम आ जाएगा, या तुम दूसरों को भी आज से ही सलाह दे पाओगे कि एक बड़ी अच्छी चीज़ तुमको बताता हूं जिसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो कहेगा बताओ, तुम उसको बताओगे तो लगेगा तो सही बात बोल रहा है। देखो कॉल ऑप्शन क्या होता है। मान लो कि तुम रहते हो लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहते हो, ठीक। लक्ष्मी नगर के पीछे है, लक्ष्मी नगर या शकरपुर, मंडावली, ठीक है। अब अभी मंडावली में प्रॉपर्टी रेट्स उतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वहाँ अभी तक मेट्रो भी नहीं पहुँची है, क्योंकि वो थोड़ा बीच में रेलवे लाइन वगैरह आ जाता है तो मुश्किल है, बसें भी उधर नहीं जाती है। लेकिन तुमको क्या है कि तुमको तुम्हारी या तो गट फीलिंग है या तुमको कहीं से पता चला है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर मंडावली में भी मेट्रो आने वाली है, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लो। या फिर तुमको लग रहा है कि मंडावली को अब फ्लाईओवर बना करके इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, बस वगैरह सब कुछ वहां जाएगी। तो तुमको अब फील आ रहा है कि आने वाले समय में मंडावली के अंदर प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक। तो तुमको एक मंडावली का बिल्डर है मिस्टर बी, ये बिल्डर है, ये अभी कंस्ट्रक्शन वर्क किसी बिल्डिंग का स्टार्ट करने वाला है। तो तुमने इससे बात की, तुम इसको बता नहीं रहे हो कि आने वाले समय में मुझे पता है मेट्रो बनने वाला है, आने वाले समय में मुझे पता है कनेक्टिविटी हो जाएगी, फ्लाईओवर हो जाएगा, ये तुम बता नहीं रहे हो, ध्यान रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसी को बता दिया, ये तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही है भाई के भविष्य में प्रॉफिट के रेट, फ्यूचर मतलब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। तो मिस्टर बी को तुमने बोला कि भाई मुझे तुमसे लेना है एक फ्लैट, मुझे एक 3 BHK फ्लैट दे दो। तो बिल्डर बोलता है जी दे देंगे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको दिखा देते हैं बनने के बाद आपका घर कैसा दिखेगा, आप पसंद कर लीजिए। तो आपने पसंद भी कर लिया एक घर, और मान लीजिए कि डील लॉक हो गई 50 लाख रुपए में। अब बिल्डर भी तो कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है कि आपके लिए यूं ही 50 लाख का फ्लैट बुक कर देगा, ये कुछ टोकन मनी मांगेगा, है ना, ये कुछ क्या मांगेगा, टोकन मनी, मतलब एडवांस कहेगा कुछ करने को, बुकिंग अमाउंट कह सकते हैं लेमन सेंस में, कहेगा ठीक है कुछ बुकिंग अमाउंट दो। तो आप कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल देंगे बुकिंग अमाउंट। तो आपने क्या किया, इसको 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट दे दिया। लेकिन यहां खासियत क्या है बच्चों, ये जो 1 लाख रुपए आप उसको बुकिंग अमाउंट देंगे ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब ये वापस नहीं करेगा आपको अगर आपका मूड चेंज हो जाए तो आप कहोगे ये किस तरह की सलाह देने को कह रहे थे सारा, हम ऐसी सलाह देंगे लोगों को जहां पैसा ही डूब जा रहा है। अरे भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी सुनो। देखो अब क्या होता है कि इसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 50 लाख से बढ़ करके जो प्रॉपर्टी का रेट है वो
60 लाख हो गया क्योंकि मेट्रो आ गई या फिर रोड कनेक्ट हो गए या कुछ और हो गया। अब यहां पर आपको 50 लाख में मिल गई 60 लाख की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये फायदा होता है किसका? कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन की वजह से क्या हुआ, आपको आने वाले समय में अगर आपने बुक नहीं किया होता तो क्या होता, आपको 60 लाख रुपए देने होते, पर आपने बुकिंग कर ली। अब क्योंकि आपने बुकिंग कर ली तो आपको जो प्रॉपर्टी है वो 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है, 60 लाख की सॉरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल गई कितने में? 50 लाख रुपए में, ठीक है। क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने टोकन मनी दे करके उसको पहले से ही एडवांस कर दिया था। तो जब भी फ्लैट बन करके क्या होगा, तैयार होगा, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो 1 लाख आपने दिए हैं वो हटा दीजिए, 49 लाख रुपीस दे करके आप क्या कर लेंगे, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे। लेकिन बदल भी तो सकता है। अब फायदे वाली बात बता रहा हूं। क्या हुआ कि वहां और सिचुएशन खराब हो गई, मेट्रो तो आया ही नहीं, सिचुएशन और खराब हो गई। ये क्या हुआ, ये 50 लाख पे जो आपने बुकिंग कराई थी ना, ये प्रॉपर्टी का रेट हो गया 40 लाख। अब 40 लाख हो गया तो यहां पर आप बैकआउट कर सकते हैं। मतलब ये जो बिल्डर है ये आपको फोर्स नहीं कर सकता है लेने के लिए, इसीलिए ये 1 लाख रुपए क्या होते हैं, ये आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, ये 1 लाख आपका क्या होगा, नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। मतलब अब देखो, इसको 10 लाख का लॉस हो सकता था, ऐसे मात्र इसको 1 लाख निकाल दो तो कितने का लॉस हो रहा है, सॉरी 9 लाख का तो इसको फायदा हो गया ना। 9 लाख का लॉस हो सकता था, पर अब ये 1 लाख ही तो मात्र जाएंगे, तो थोड़ा रिस्की गेम है, लेकिन फायदा भी तो हो सकता है। आप पढ़ ही रहे हैं स्टॉक मार्केट। तो अब यहां पे क्या होगा, ये कहेगा कि नहीं जी मैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, तो बिल्डर क्या कहेगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी आपका ये 1 लाख रुपया नहीं लौटाऊंगा। तो कहेगा ठीक है, मतलब ये आपके 1 लाख रुपए डूब जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि यहां पर बैकआउट करने का ऑप्शन किसके पास है, जिसने बुकिंग की थी, यानी बायर के पास ऑप्शन है बैकआउट करने का, तो वो उसके पास राइट तो है। बिल्डर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि मैं प्रॉपर्टी तुमको नहीं दूंगा, क्योंकि उसने बुकिंग अमाउंट ली है। ये बायर की साइड से चलता है। अब बायर के पास देखोगे राइट है ना खरीदने का भी और खरीदने का भी, पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन की यही खासियत होती है कि ये राइट देता है पर ऑब्लिगेशन से मुक्त कर देता है। और क्या चाहिए जिंदगी में, आपके पास कुछ करने का अधिकार तो है, पर ना होने पर आपको कोई सजा नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर राइट होता है पर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। मतलब कल को प्रॉपर्टी के रेट अगर 40 लाख रुपए हो जाएं तो बिल्डर साहब जो हैं वो फोर्स नहीं कर सकते हैं आपको कि नहीं भाई तुमने 50 लाख में बुकिंग की थी तो अब तुमको 50 लाख में ही खरीदना पड़ेगा। तो बोलता है कि भाई मान लीजिए कि वो फोर्स कर रहा है, तो ये क्या कहेगा कि बीसी के ठीक से पढ़ी नहीं क्या कॉल ऑप्शन, उसमें क्या लिखा है कि खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा ये मैं सोचूंगा, तू नहीं बता मुझे। मतलब मेरा राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, कॉल ऑप्शन का। और कॉल ऑप्शन का रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन। मतलब सेम सिचुएशन को अब सेलर की साइड से सोचो, तो ये कॉल ऑप्शन क्या बन गया, पुट ऑप्शन बन गया। इसी का रिवर्स कर दो तो पुट ऑप्शन बन गया। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन साथ में पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जरा कॉल ऑप्शन को। देखो कॉल ऑप्शन 35th पॉइंट है। अब 35th पॉइंट को 77th पॉइंट और 81st पॉइंट के साथ पढ़िए। तो देख लेते हैं तीनों पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखो कॉल ऑप्शन में क्या लिखा है, एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू इन्वेस्टर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो देख रहे हैं वहां उसके पास राइट तो था कि वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ले सकता था, पर ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो उसे लेना ही पड़ेगा।
ठीक है। टू बाई अ पर्टिकुलर स्टॉक, अब उस घर को किससे रिप्लेस कर दीजिए, शेयर से, विद इन ए स्पेसिफाइड। जैसे कि आप शेयर मार्केट से ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने बोला कि मैं इतने अमाउंट का शेयर इतने तारीख को, जैसे आपने बोला कि मैं 30 मार्च के दिन इस कंपनी के शेयर जो हैं 40,000 रुपए में लेने को तैयार हूं। आपने अमाउंट बुक करवा दिया, लेकिन उस दिन उस समय क्या हुआ कि उसका रेट कम हो गया, तो फिर आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि नहीं भाई तुमको ये शेयर तो अब 40,000 में ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि जो भी आपने सेलर को जो आपने बुकिंग अमाउंट दिया था वो आपका फॉरफिट हो जाएगा, मतलब वो आपका वापस नहीं होगा, वो रख लेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल ऑप्शन। अब देखो इसको 77 पॉइंट पे आ जाओ। 77 पॉइंट क्या है, पुट ऑप्शन। देखो ये देखो 77 पॉइंट है पुट ऑप्शन। तो एन ऑप्शन दैट गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, सेलर की साइड से हो गया। पुट ऑप्शन इज परचेस्ड बाय दोज who believe that particular stock price is going to fall down than the stated price, मतलब उसी को लग रहा है कि आज ही बेच देता हूं, कल को मुझे लॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी के रेट कहीं कम हो जाएंगे। तो कॉल ऑप्शन का ठीक उल्टा क्या होगा, पुट ऑप्शन होगा। और उसके बाद जो इसके साथ एक और पॉइंट पढ़नी है वो 81st पॉइंट है, स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस समझ लीजिए, द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाई इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो वो जो 50 लाख था वो क्या था, स्ट्राइक प्राइस था। मतलब कि अगर वैल्यू, मान लो कि आपने ऐसा सोचा कि जो प्रॉपर्टी है वो सामने आप तभी खरीदोगे कि जब ये 50 लाख की प्रॉपर्टी कम से कम 55 लाख की हो जाएगी। तो जैसे ही प्रॉपर्टी 55 लाख की होगी आप खरीद लोगे, तो ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका स्ट्राइक प्राइस माना जाएगा। ठीक है, देखो साहब सब क्या लिखा है, द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन, तो ऑप्शन आपके पास था कि आपको वो घर लेना था कि नहीं लेना था, कैन बाई इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन किसके साइड से सोचा जाता है, बायर के साइड से। और पुट ऑप्शन किसके साइड से चला जाता है, सेलर के साइड से। द सिक्योरिटी दे होल्ड व्हेन द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो जब भी वो स्ट्राइक प्राइस आएगा, मतलब मान लीजिए कि आपने कहा मैं तभी लूंगा जब वो 50 लाख का होगा, उससे कम का होगा तो नहीं लूंगा। तो जब 50 लाख का होगा आप ले लेंगे, तो 50 लाख आपका क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। उसी तरह मान लो सेलर कहता है कि मैं आपको 40 लाख में प्रॉपर्टी देने को तैयार हूं, लेकिन प्रॉपर्टी ड्यू डेट पे 45 लाख की हो जाती है, तो वो भी बैकआउट कर सकता है कि जी नहीं, मैं 45 लाख में अब हो गया है तो मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही शेयर होल्डर जो सेलर है शेयर का, वो भी बोल सकता है कि भाई मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मेरा स्ट्राइक प्राइस मिला ही नहीं, जो सोच करके मैंने आपको शेयर दिया था वो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब राइट आएगा पर ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। जैसे कि आप यू ले लीजिए ना कि पॉकेट मनी मांगना आपका राइट है आपके पेरेंट से, पर देना उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा है भाई देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके से है। तो पॉकेट मनी क्या है, आपका कॉल या पुट ऑप्शन की तरह आप इसको रख करके समझ सकते हैं। चलिए, हमारे समय में तो कोई इसका ऑप्शन ही नहीं होता था, पॉकेट मनी जैसी चीज कुछ होती नहीं थी, आजकल का ट्रेंड हो गया है पॉकेट मनी। अब उसके बाद आ जाइए 36 पॉइंट। 36 पॉइंट है आपका क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस में आ जाते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस बहुत इजी होता है। देखो जिस जिस दिन ट्रेड होता है, जैसे मंडे को ट्रेड हुआ तो मंडे ट्रेडिंग डे है, ट्यूसडे को हॉलीडे हो गया तो ट्यूसडे ट्रेडिंग डे नहीं है, वेंसडे को फिर ट्रेडिंग हुई, मतलब शेयर मार्केट ओपन हुआ तो वो फिर ट्रेडिंग डे है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये होता है कि जैसे जिस दिन आपका शेयर मार्केट जैसे 9/15 ओपन हुआ, 3/15 बंद हुआ, तो 3/15 में क्या प्राइस था, मतलब उस दिन शेयर मार्केट के बंद होने से पहले तक, इमीडिएटली पहले तक क्या प्राइस था, वही आपका क्या होगा, क्लोज प्राइस। जैसे कि मान लीजिए 9/15 सुबह शेयर मार्केट ओपन हुआ, तो 9/15 शेयर मार्केट जब ओपन हुआ तो किसी शेयर की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन जब 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद होने गया तो उसकी कीमत हो गई शेयर की 300 रुपए, कम भी हो सकती है। तो 300 रुपए जो हो गई वो क्या है, वो हो गया आपका
क्लोजिंग प्राइस उस दिन का। वैसे ही ओपनिंग प्राइस होता है। अब ओपनिंग प्राइस और बेस प्राइस सेम है, बेस प्राइस भी आता है। बेस प्राइस क्या है? तो जैसे ही शेयर मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, तो जो सुबह सुबह जो कीमत थी वो बेस प्राइस है। ठीक है, तो ये भी समझ गए। ये सब तो बहुत आसान है, ये सब आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद देखो कैपिटल गेन यील्ड। तो कैपिटल गेन का मतलब पहले समझ लो क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। कैपिटल गेन क्या होता है कि प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ जाना, तो जिस रेट से बढ़ती है प्रॉपर्टी उतना अमाउंट का आपको कैपिटल गेन हो जाता है। जैसे वही मंडावली वाला एग्जांपल उठा लीजिए। आपने मंडावली में जब प्रॉपर्टी ली थी तो 10 लाख की खरीदी थी, लेकिन मेट्रो आ गया या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या कुछ अच्छी चीज हो गई उधर, तो प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बढ़ करके 15 लाख हो गया। तो जो आपको एक्स्ट्रा जो 5 लाख मिल गया ना, वो आपका क्या है? कैपिटल गेन है। आपका यील्ड कितना हुआ? 5 लाख हुआ। कैपिटल गेन यील्ड यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 5 लाख, यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 5 लाख का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल गेन यील्ड हो गया। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट होता है वही कैपिटल मार्केट होता है, जहां पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों सिक्योरिटीज क्या की जाती है? ट्रेड की जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट के बाद क्लोजिंग प्राइस आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखो क्लोज प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में बिल्कुल मतलब इतना सा डिफरेंस है, ऑल्दो ये सेम ही है। देखो क्लोज प्राइस क्या है कि क्लोज प्राइस है कि द फाइनल प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन अ गिवन पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। और क्लोजिंग प्राइस में क्या करा है? द ट्रेड प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। ठीक है, अब देखो ऐसे समझ लो कि 100 रुपए का शेयर था और शाम को 300 रुपए में बिक गया। तो बिक गया मतलब उस शेयर की ट्रेड हो गई, वो सेल हो गया या बाय हो गया, तो ये क्लोज प्राइस है। और अगर आप उसमें से सेल और बाई हटा दीजिए, सिर्फ प्राइस की बात कीजिए कि शाम को 3:30 बजे इतनी कीमत थी, तो यानी अगले दिन सुबह उसी के बेसिस पे तो प्राइस आएगा। जैसे मान लीजिए कि 300 रुपए में क्लोज हुआ था, तो हो सकता है सुबह भी सेम प्राइस पे ओपन हो जाए या उसके आसपास के किसी प्राइस पे क्या हो जाए? ओपन हो जाए। तो वो क्या हो गया? क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ले दे के बात क्या है, एक जैसी ही है। ठीक है, तो आप क्लोजिंग प्राइस भी समझ गए। अब क्लोजिंग प्राइस के बाद आ जाइए कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब देखो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, अच्छा इतना तो पता होगा ना बच्चों के, सिक्योरिटी जब भी बोल रहा है तो यहाँ पे शेयर अज्यूम कर सकते हैं, ऑल्दो और भी सिक्योरिटीज होती है, डिवेंचर भी सिक्योरिटी है, बॉन्ड भी सिक्योरिटी है। ठीक है, लेकिन यहां आप शेयर अज्यूम करके चलिए। अब 45th पॉइंट आपके बुक में है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो कंपनी आपको इश्यू करती है शेयर्स, लेकिन बाद में या तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मेरे शेयर को किसी दूसरे सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दो, मतलब शेयर को डिबेंचर बना दो या शेयर को बॉन्ड बना दो। तो बॉन्ड भी समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो कंपनी को लगा कि हाँ किया जा सकता है ऐसा, तो वो कर देगी। तो शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट कर देगी या बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगी या किसी और इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो गया कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब कंपनी की तरफ से सोच लीजिए, कंपनी अपनी इच्छा से भी बोल सकती है शेयर होल्डर को कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शेयर को डिबेंचर बना दो। शेयर होल्डर बोलता है बना दे, तो बन गया। तो ये क्या हो गया? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो गई। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 45th पॉइंट है, आ जाइए 45th पॉइंट देख लीजिए आप। देखिए क्या लिखा है? अ सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर या और कोई जो भी प्रेफर्ड स्टॉक है बाई एन इशूअर। अब इशूअर कौन है? कंपनी है जो इशू कर रही है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिक्योरिटी, मतलब डिवेंचर को भी शेयर बनाए जा सकते हैं, बॉन्ड को भी, मतलब किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इनटू अदर सिक्योरिटी ऑफ दैट इशूअर आर नोन एज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। द कन्वर्जन यूजुअली अकर एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, बट इट मे अकर एट द ऑप्शन ऑफ द इशूअर। ठीक है, जनरली ये क्या होता है? जो होल्डर होता है, मतलब जिसने स्टॉक होल्ड किया हुआ है, उसके ऑप्शन पे होता है। बता ही दिया आपको। लेकिन कंपनी भी चाहे तो वो भी क्या कर सकती है? रिक्वेस्ट करके जो है उनको कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए तो ये भी समझ गए।
कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी आपको क्लियर हो गया। डिवेंचर अब क्या बताऊं, बचपन से डिवेंचर पढ़ते आए हो, 48 पॉइंट है कि सर, चलो यार फिर भी बता देता हूँ। शेयर क्या है, तो शेयर पे सर डिविडेंड मिलता है। तो शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है सर? डिवेंचर एक सिक्योर्ड लोन है, पर शेयर लोन नहीं है। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो लॉस भी शेयर होल्डर को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन डिवेंचर में एक अमाउंट फिक्स होता है। जैसे आप अकाउंटेंसी के क्वेश्चन 12th में सॉल्व करते होंगे या अभी भी करते होंगे, तो उसमें लिखा रहता है 12% डिवेंचर। तो वो क्या कहना चाहता है? वो डिवेंचर का इंटरेस्ट बता रहा है कि ये डिवेंचर 12% पे या 10% पे क्या हो रखा है, इशू हो रखा है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं? अब कंपनी को चाहे लॉस हो जाए या फायदा हो जाए, जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें आप कुछ भी ये नहीं कि कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि भाई हमें तो जी लॉस हो गया है तो हम आपका पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लोन है ना बच्चों, ये कोई प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब डिवेंचर होल्डर भी ये नहीं बोल सकता है कि यार तुमको तो प्रॉफिट हो गया है, बड़े अच्छे आदमी हो, 12% क्यों इंटरेस्ट दे रहे हो, 20% दे दो। शेयर होल्डरों को तो 20% दे रहे हो। तो कंपनी कहेगी भाई तुमको उतना ही मिलेगा जितना क्या हो रखी है, बात हो रखी है। तो एक साइड में मतलब एक पहलू ये हो गया और दूसरा पहलू आपसे हमने बात कर ही ली। तो ये डिवेंचर हो गए। डिवेंचर के बाद आ जाइए 50th पॉइंट। 50th पॉइंट है डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक देखिए 50th पॉइंट ये आ गया, डिफेंसिव स्टॉक। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। देखो डिफेंसिव स्टॉक बना ही किस वर्ड से है? डिफेंस। अब डिफेंस क्या होता है? आपने सुना होगा सेल्फ डिफेंस। तो डिफेंस का मतलब है कि आपको बचा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी कंपनीज होती है ना जिनको अपने गुडविल से बहुत प्यार होता है। वो मार्केट में एक मैसेज देना चाहती है अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर हमारे साथ हो तो सेफ हो। सर कहना क्या चाहते हो, थोड़ा और इलेबोरेट करो। लो भाई करते हैं इलेबोरेट। कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी है। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोलती है कि कंपनी चाहे लॉस में जाए या फायदे में जाए, बिल्कुल वाइंड अप होने की कगार पे आ गई है, हम आपको तब भी 10% का डिविडेंड देंगे। तो आपको डिफेंस मिल गया कि नहीं? आप चिंता में है कि कोरोना वायरस आ गया, कंपनी लॉस में जा रही है, हमें डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर आपका दोस्त उसने डिफेंसिव स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है, वो मुस्कुरा रहा है। आप उससे पूछते हैं भाई क्यों मुस्कुरा रहा है इतना? तो बोला मुझे चिंता नहीं है कोरोना की, क्योंकि मेरा पैसा डिफेंसिव स्टॉक में लगा है, चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी तो भाई मुझे प्रॉफिट मुझे तो डिविडेंड दे ही देगी। तो ऐसे स्टॉक्स क्या होते हैं? डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं कि कंपनी हमेशा अपने इन्वेस्टर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए 50th पॉइंट देख लीजिए क्या कहता है? स्टॉक दैट प्रोवाइड्स कांस्टेंट डिविडेंड, लॉस हो या फायदा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट डिविडेंड विल स्टिल बी प्रोवाइडेड एंड स्टेबल अर्निंग। अब सामने वाला निश्चिंत है कि मैंने 1 लाख दिए हैं, मुझे 1,10,000 मिलेगा, मुझे 10,000 का क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, वो निश्चिंत है। अर्निंग्स इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, बुरी हालत है मार्केट की, मार्केट डूब रही है पर आप खुश हैं क्योंकि आपका पैसा नहीं डूब रहा है। दैट इज इवन इन द एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन। अब एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन क्या हो सकती है? कंपनी वाइंड अप होने वाली है, इससे ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है? ऑफ द स्टॉक मार्केट दीज कंपनीज कंटिन्यू टू पे द डिविडेंड एट कांस्टेंट रेट। आप शेयर मार्केट एकदम क्रैश हो गया है, 35,000 का मार्केट 3,000 पे आके गिर गया है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, भाई हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन वो कहता है तुम चिंता मत करो, हम हैं, हम तुमको करेंगे प्रोटेक्ट, क्योंकि आपने पैसा लगाया है कहां? डिफेंसिव स्टॉक में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिफेंसिव स्टॉक हो गया। अब देखो डिफेंसिव स्टॉक के बाद आ जाओ डेरिवेटिव्स। देखो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये भी मुझे बचपन में नहीं समझ में आता था कि क्या होते हैं डेरिवेटिव्स, तो पर मैंने संघर्ष करके मेहनत करके इसे समझ लिया। देखो ये बताइए
कि आप कुछ कमा रहे हैं क्या, हो सकता है कोई कुछ कमा भी रहा हो, पर नॉर्मली तो अभी आप पेरेंट्स के दिए गए पैसे पे सरवाइव कर रहे होंगे। तो आपकी जो वैल्यू है आज के टाइम में वो किन की वजह से है, आपके पेरेंट्स की वजह से। तो आप कहे जाएंगे डेरिवेटिव, क्योंकि आप अपनी वैल्यू अपनी मेहनत से नहीं डिराइव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की मेहनत से डिराइव कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे चीज की वजह से डिराइव करते हैं, और वो जो दूसरी चीजें होती है जिनकी वजह से वैल्यू डिराइव हुई है उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। जैसे कि समझा देता हूं, अब आपके पेरेंट्स क्या हो गए, वो हो गए अंडरलाइंग एसेट्स, और आप क्या हो गए, आप हो गए डेरिवेटिव। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बताओ बच्चों कि अगर शुगर केन ही नहीं होगा तो शुगर होगा क्या? आंसर इज नो सर, बिना शुगर केन के शुगर कहां से लाएंगे? तो अगर कल के डेट में शुगर केन की वैल्यू बढ़ेगी तो शुगर की भी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये शुगर अपने आप में डेरिवेटिव है। अब देखो शुगर कहीं भी एग्जिस्ट करता है बिना शुगर केन के, तो शुगर केन क्या है, अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो किसी दूसरे स्टॉक्स की वजह से अपनी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। और नॉलेज के लिए आपको बता दूं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड डेरिवेटिव से ही होता है, सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट भी डेरिवेटिव्स में ही करते हैं। तो बस दो टर्म्स याद रखिएगा, डेरिवेटिव और अंडरलाइंग एसेट। सिंपल तरीके से सर ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे एसेट से डिराइव करते हैं, तो ये अपने आप में डेरिवेटिव होते हैं, और जिस चीज से ये वैल्यू डिराइव करते हैं वो इनके क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट होते हैं। तो आप डेरिवेटिव हैं और आपके पेरेंट्स क्या हैं, वो अंडरलाइंग एसेट्स की तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर कल को उनकी आमदनी बढ़ेगी तो आपके भी जेब में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। कल को उनकी आमदनी कम हो जाएगी तो आपके जेब में भी पैसा। अब कल को जब आप कमाने लगेंगे तो आप अपने पेरेंट्स से अपना नाता, मतलब नाता नहीं तोड़ेंगे, मतलब फाइनेंशियल नाता, कि भाई हम अब मम्मी पापा हम तो अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हमको अब आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो कल को आपके बाल बच्चे होंगे, है ना, तो अब आप उनके लिए किस तरह काम करेंगे, अंडरलाइंग एसेट की तरह, और वो डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था आपके पेरेंट्स के बिना, वैसे ही शुगर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसके बिना, शुगर केन के बिना। उसी तरह मार्केट में भी कुछ क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे स्टॉक से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। ऑल्दो डेरिवेटिव एक बहुत ही वास्ट और बेहतरीन टॉपिक है, आगे आप आईपीसी फाइनल में जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके कुछ मैथमेटिकल रूल्स भी होते हैं, वो सब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो हमें सिर्फ मतलब जानना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडेक्स। अब देखो प्लेन डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई क्योंकि आपको मतलब समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, कायदे से तो इस चैप्टर को सबसे पहले होना चाहिए था अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले बिजनेस क्या है, इसमें कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं वो तो बता दो, पर इन्होंने अब लास्ट में जाके यूज किया है, और कुछ ऐसे टर्म्स भी यूज कर दिए हैं जो इन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं है दूसरे चैप्टर्स में। तो शायद ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चीजें तुमको पढ़नी है उनके बारे में थोड़ा तुम फेमिलियर हो जाओ, ताकि वहां जब तुम आओ तो तुमको एक क्या हो, बेसिक जानकारी हो चीजों की, ठीक है। शायद ये इनका मकसद रहा है ये चैप्टर डालने में, ठीक है। तो चलिए आप डेरिवेटिव समझ गए। अच्छा, इसको पढ़ना भी क्यों जरूरी है, तो देखो हर सब्जेक्ट का ना अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे मैथ्स की अपनी लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स की अपनी लैंग्वेज है। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो रिसोर्स को मीन्स भी बोल देती है इकोनॉमिक्स, वांट्स को एंड्स भी बोल देती है इकोनॉमिक्स। तो वो क्या है, वो उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो वैसे ही इसकी इस सब्जेक्ट की भी अपनी क्या है, लैंग्वेज है। स्टॉक मार्केट की अपनी क्या है, लैंग्वेज है। तो हर चीज, हर सब्जेक्ट का अपना क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। तो आपको बस
लैंग्वेज जानना है, ठीक है। चलिए आप ये भी समझ गए, आप डेरिवेटिव भी समझ गए। अब डिविडेंड क्या बताना है आपको, शेयर पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड आपको पता ही है। डिविडेंड के बाद 55वां पॉइंट है इक्विटी। तो इक्विटी क्या है, इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी स्टेक है, स्टेक मतलब कंपनी ने जितना भी पैसा अलग अलग फॉर्म में शेयर के तौर पे जो पैसा इशू किया है वो ले लीजिए, कंपनी के खुद के पास जो पैसा रखा हुआ है वो ले लीजिए, कहीं और कोई पैसा लगा रखा है वो ले लीजिए। इन सबको आप टोटल कर देंगे तो आपको कंपनी की नेटवर्थ पता चल जाएगी कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है क्या, तो वो कंपनी की इक्विटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी का कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत इजी है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी 59वां पॉइंट। अब वो एंजल ब्रोकिंग जो था वो कौन था, एंजल ब्रोकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी था, जो कंपनी मतलब शेयर मार्केट और इन्वेस्टर के बीच का एक लिंक था। एजेंट था वो एक्स के लिए जिसने शेयर खरीद रहा था, और वैसे वो बीच में बैठा है, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज करा रहा है, तो वो कौन है, वो इंटरमीडियरी है, ठीक है। जैसे आप ऐसे ले लीजिए कि जो हमारा एकेएन इंस्टीट्यूट है वो एक बीच में मिडिलमैन की तरह काम कर रहा है मुझे और आपको कनेक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ एकेएन किस तरह से काम कर रहा है, एक इंटरमीडियरी की तरह। तो इंटरमीडियरी भी समझ गए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इंटरमीडियरी है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हो गया, जो भी ब्रोकर वगैरह होते हैं वो सब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं। इसके बाद आप आ जाइए इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक भी बहुत आसान है, 63rd पॉइंट है। देखिए इनकम स्टॉक में क्या लिखा हुआ है, 63rd, ठीक है। A security which has a solid record of dividend payments and offers the dividend higher than the common stock। वही ब्लू चिप कंपनी उठा लीजिए, तो ब्लू चिप कंपनीज ऐसी हैं कि जो नॉर्मली दूसरे कंपनीज के डिविडेंड से ज्यादा अच्छा डिविडेंड ऑफर करती हैं, ठीक है। तो ये इनकम स्टॉक हो गया, मतलब ऐसे शेयर्स जो दूसरे, ऐसे शेयर या स्टॉक्स जो दूसरे कंपनी के मुकाबले अपने शेयर्स पे ज्यादा डिविडेंड ऑफर कर दे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपको बता ही दिया कि जब कंपनी सबसे पहली बार शेयर इशू करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और उसके बाद जितनी बार शेयर इशू होगा वो आईपीओ की जगह क्या हो जाएगा, एफपीओ हो जाएगा, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फिर उसके बाद आइए 66 पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरनेट ट्रेडिंग। तो आज के समय में मैंने पहले ही बता दिया कि आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उसी डीमैट अकाउंट मतलब कंप्यूटर बेस्ड क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। तो जितनी भी ट्रेडिंग है आज क्या है, इंटरनेट ट्रेडिंग है, ठीक है। इंटरनेट ट्रेडिंग के बाद आप आ जाइए लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर भी बस टर्मिनोलॉजी है, वही बात है। देखिए एन ऑर्डर टू बाई और सेल शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। भाई मेरा शेयर है, मेरी मर्जी, मैं इतने रुपए में ही बेचूंगा, तो मैं उस पर क्या लगा रहा हूं, एक लिमिट लगा रहा हूं, ठीक है। द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एट द स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस और इवन बेटर। जैसे मैंने कहा मैं 200 रुपए में शेयर बेचूंगा, तो मार्केट का ट्रेंड कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा शेयर तभी बिके जब या तो प्राइस 200 हो जाए जो मैं चाहता हूं, या उससे ज्यादा हो जाए। भाई अच्छा प्राइस कौन नहीं लेना चाहता है। तो ये सब लिमिट ऑर्डर होता है। ये इससे क्या होता है, बेचने वाले को एक अपना मिनिमम प्राइस मिल जाता है, वो लॉस होने से उसको बच जाता है। लेकिन उसको मिलेगा तभी ना जब वो प्राइस आएगा, नहीं आएगा तो फिर वो मजबूरी में बेचेगा ही सस्ते में। लिस्टेड स्टॉक्स समझा चुका हूं। जो भी कंपनी अपने शेयर जिस स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराती है, लिस्ट कराती है, वो सारे शेयर्स क्या कहे जाते हैं, लिस्टेड स्टॉक्स कहे जाते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी तो हैं पर आपने अपने शेयर ही नहीं लिस्ट करा रखे हैं, तो आप शेयर इशू थोड़ी कर सकते हैं। अब आप पब्लिक कंपनी भी हैं, साथ के साथ साथ आपने अपने शेयर भी क्या करा लिए हैं, लिस्ट करा लिए हैं, तो आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लिस्टेड कंपनी कहे जाएंगे और आपके शेयर्स क्या कहे जाएंगे, लिस्टेड शेयर्स। अब वो या तो बीएसई में लिस्टेड हो सकते हैं, एनएसई में लिस्टेड हो सकते हैं, दोनों में लिस्टेड हो सकते हैं। अब देख लो आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अब आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि आपने पुट ऑप्शन लगाया, अभी बताया था ना, पुट ऑप्शन 50 लाख का था, सस्ता हो गया, आउट ऑफ द मनी चला गया, आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप उसके साथ पढ़िएगा, ऑल्दो मैं आपके लिए इसको रीड कर देता हूं एक बार।
देखो कहता है फॉर कॉल ऑप्शन दिस मीन द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। आपने सोचा था 50 लाख, तो 50 लाख आपका स्ट्राइक प्राइस था, लेकिन 45 का हो गया, 45 का, तो स्ट्राइक प्राइस से प्राइस क्या आ गया नीचे। अब आप रिफ्यूज कर जाएंगे, क्यों लेंगे उतने, मतलब आपको तो फायदा ही नहीं होगा ना, ठीक है, तो आपको तो फायदा ही नहीं हो रहा है, तो बिल तो स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ गया। तो ये कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, बायर की साइड से बात कर रहा है, तो बायर के साइड से इसको क्या बोला गया, ये आउट ऑफ द मनी चला गया। उसी तरह पुट ऑप्शन दिस मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और इसका रिवर्स कर दीजिए तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला गया, तो सेलर की साइड से हो गया आउट ऑफ द मनी। वेरी इजी। पोर्टफोलियो देखो क्या होता है, सुना होगा तुम लोगों ने कि किसी मॉडल का पोर्टफोलियो शूट है, मूवीज वगैरह में अक्सर यूज होता है कि पोर्टफोलियो शूट है। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग पोजेज में पिक्चर्स ली जाती है और उनका एक फाइल बना दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि भाई जो मॉडल साहब हैं वो लेफ्ट साइड से कैसे दिखते हैं, राइट साइड से कैसे दिखते हैं, आगे से कैसे दिखते हैं, पीछे से कैसे दिखते हैं, दूर से कैसे दिखते हैं, मतलब वो किस किस सर्कमस्टांस में कैसे कैसे नजर आते हैं, इसका एक कंबाइंड इफेक्ट दे दिया तो उनका पोर्टफोलियो क्या हो गया, तैयार हो गया। तो वैसे ही शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, पर आप पे पैसा बहुत है, तो आपने किसी इन्वेस्टर को पकड़ा, एक से एक एक्सपर्ट है मार्केट के अंदर, हर्षद मेहता भी क्या था, एक्सपर्ट ही तो था। आपने उसको क्या किया, अपने एक जिसपे भी आप भरोसा करते हैं, आपने उस स्टॉक एक्सपर्ट को पकड़ लिया और आपने उसको बोला कि देखो भाई मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, इसको इन्वेस्ट कर दो। तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारी कंपनीज में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, और इन सभी कंपनीज का एक क्या बन के तैयार हो गया, पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि एक ही कंपनी में ना इन्वेस्ट करके अलग अलग बहुत सारी बेहतरीन कंपनीज में क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, और सारी कंपनीज को मिला दो तो आपका क्या बन के तैयार हो जाता है, एक पोर्टफोलियो बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए पोर्टफोलियो में क्या लिखा हुआ है, 74th पॉइंट, होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अ पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर। एक कंपनी का नहीं, सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज का क्या बना लिया, पोर्टफोलियो बना लिया। तो पोर्टफोलियो भी आप समझ गए। उसके बाद आइए 75th पॉइंट है आपका प्री ओपनिंग सेशन। तो प्री ओपनिंग सेशन कुछ नहीं है बच्चों, नर्सरी क्लास का काम है। मैंने क्या बताया कि 9:15 से 3:30, 9:15 AM to 3:13 PM ओपनिंग सेशन होता है स्टॉक मार्केट का। एक 15 मिनट का सेशन होता है 9 बजे से लेकर के 9:15 तक, इसको प्री ओपनिंग सेशन कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। पुट ऑप्शन आपको समझा ही चुका हूं, पुट ऑप्शन के बाद स्ट्राइक प्राइस में आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपको समझा ही चुका हूं। उसके बाद स्टॉक, शेयर भी देखो स्टॉक है, डिवेंचर भी स्टॉक है, बॉन्ड भी स्टॉक है, अलग अलग चीजें सब मिला दो तो क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है। स्टॉक स्प्लिट थोड़ा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। स्टॉक स्प्लिट आपके बुक में 83rd पॉइंट है, स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। अब देखिए स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। जैसे कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का एक शेयर इशू किया, ठीक है। बाद में कंपनी ने इसी को क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया और इसको 4 हिस्सों में बांट दिया कि अब इसे क्या फायदा होगा कि इसे 4 लोग शेयर खरीद लेंगे। पहले एक ही बंदा खरीद पा रहा था, अब इसको स्प्लिट कर दिया तो 25-25 रुपए दे करके 4 लोग शेयर खरीद लेंगे। पहले एक शेयर 100 रुपए का था, तो भाई जिसको भी चाहिए उसको मिनिमम 100 रुपए देना पड़ेगा, तो जिसके पास 25 रुपए है वो तो बेचारा खरीद नहीं पाएगा। तो इसी शेयर को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। आपके पास सेब है, आप अकेले खा गए, उसको काट दिया, सिंपल सी बात है। तो अब इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, स्टॉक स्प्लिट भी समझा दिया। थिन मार्केट वेरी इजी,
देख लीजिए एक बार थिन मार्केट देख लेते हैं। देखिए थिन मार्केट 84th पॉइंट है आपकी बुक में, अ मार्केट इन विच देयर आर कंपेरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाई एंड ऑफर टू सेल। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा मतलब बाइंग और सेलिंग नहीं चलती है, कुछ ही थोड़े मोड़े सिक्योरिटीज की चलती है, तो वहां पे ट्रांजेक्शन जो लो होते हैं तो प्राइस भी क्या होता है, जो हाईली वॉलेटाइल होता है, मतलब बार बार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद आ जाइए 85th पॉइंट क्या है आपका, ट्रेडिंग सेशन। तो आपका ट्रेडिंग सेशन क्या होता है, जो आपका वही 9:15 से लेकर, क्योंकि 9:15 से पहले वाला क्या होता है, वो प्री ओपनिंग सेशन होता है, और 9:15 से लेकर के 3:30 PM तक आपका क्या होता है, ट्रेडिंग सेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारा कुछ कर लिया, कहां तक का, जितना भी आपका फाइनेंस स्टॉक से रिलेटेड टर्म्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब फिर भी अगर वीडियो में किसी चीज में प्रॉब्लम आए, ठीक है, क्योंकि अब जैसे देखो अब लाइव क्लास होती है तो आप सामने से पूछ लेते हैं, तो मैं अपनी तरफ से तो देखो बता गया, लेकिन क्या हो सकता है कि आपको कोई बात ना समझ में आई हो, तो आपके पास मेरा नंबर बिल्कुल होगा, मुझे जहां तक लगता है, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इसको थोड़ा सा क्या कर दो और एक्सप्लेन कर दो। तो आज की रिकॉर्डिंग यही तक रखते हैं, जो इसमें थोड़े मोड़े टर्म्स बढ़ गए वो अगली रिकॉर्डिंग में मैं आपको दे दूंगा, उसमें वो तो 5-10 मिनट का काम है। यही मेन था आपको समझाना, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर तो था नहीं, मतलब आपने कुछ उतना डिटेल में तो पढ़ा थोड़ी था, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग गया और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ में भी आ गए। ठीक है, तो थैंक यू। चलिए इसको हम यहां कर देते हैं एंड। मुन्ना देखो तो मैंने कर दिया है स्टॉप। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक तो कर दिया है।